हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? व्हाट्सअप पीपल, व्हाट्सअप। 20 सेकेंड्स लेट हूँ मैं। ओके, सॉरी बेटा, सॉरी। माई अपोलॉजी। ठीक है, चलो आओ फटाफट से आओ। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, जल्दी जल्दी, छेती छेती आ जाओ बेटा, छेती छेती। क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है, आवाज़। टिंग टिंग टिंग। हाँ जी, जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा है करो फटाफट, ठीक है। मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। क्या करने के लिए आए, क्या करके जाएंगे? क्या करने के लिए आए हैं और क्या करके जाएंगे? सर पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ के जाएंगे। आओ फटाफट से आओ, मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या बात इतनी सी है सर, बात बहुत छोटी सी है कि अकाउंट्स में हमारा एक तो हो चुका है मॉड्यूल 1। आपको ना याद दिलाना पड़ता है कि क्या क्या हो चुका है। मॉड्यूल 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कर लिए, ठीक है। फिर हमने बेटा कल इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स किया था, बोलो हाँ। अरे बोलो हाँ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स किया था। एब्सोल्युटली यस सर, बिल्कुल किया था, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा ठीक है, आज करेंगे एनपीओ। पार्टनरशिप का वन शॉट मैंने पहले से डाल रखा है, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, तो पार्टनरशिप का आपको वो वाला करना है। मैं अगर आप कहोगे तो प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके रिविजन्स की, वहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा एनपीओ। यस, और मैं आपको एक बात बता दूं, इसके बाद आज के लेक्चर के बाद, हाँ जी, जितने भी सेशंस होने हैं, गलती से भी एक भी सेशन आप मिस नहीं कर सकते। मिस तो आपको ये वाला भी नहीं करना है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, यस, हमारा 8 को विच इज़ मंडे कंपनी अकाउंट्स का वन शॉट है। कंपनी अकाउंट्स का वन शॉट का मतलब ये है बेटा कि सारे यूनिट्स इंक्लूडेड। तो वो क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन वो 20-25 मार्क्स आपके कवर करेगी। क्या बात समझ में आती है? अच्छा ठीक है। फिर मैं आपको बेटा एक लेक्चर दूंगा, किसका? थ्योरी का। अच्छा, एक लेक्चर हम करेंगे ट्रू फॉल्स का। अरे बाबा, अरे बाबा, इसका मतलब ये हो गया आपका 20 मार्क्स। इन दोनों लेक्चर्स को मिला के आपका 20 मार्क्स हो गया। कंपनी अकाउंट्स आपका 20 मार्क्स का हो गया। और एक सेशन हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट PYQs का। ओ माय गॉड, तो आप ये मान के चल लो बेटा, अगले 4 लेक्चर्स आपके जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्या बात समझ में आ गई? एवरीबडी यस नो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एवरीबडी एवरीवन यस। ठीक है, शुरू करेगा? क्या हम शुरू कर सकते हैं? हाँ जी, तो आज हम क्या करने वाले हैं? एनपीओ। एनपीओ अगेन आपके कितने मार्क्स का आता है? आपके एग्जाम में आता है 10 मार्क्स का। ये लेक्चर्स आप छोड़ कैसे सकते हो? नहीं, कैसे आप सोच कैसे सकते हो बेटा? हाँ जी, बिल्कुल सही, कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है बेटा, थ्योरी और ट्रू फॉल्स आपने कभी नहीं पढ़ा है, वो मुझे पता है। हाँ, मैं आपको इसी तरीके से करवाने वाला हूँ कि आपका उसी लेक्चर में पूरा का पूरा ट्रू फॉल्स और पूरा का पूरा थ्योरी कवर हो जाएगा। बड़े बड़े सेशंस होंगे, है ना, जिसको आप बोलते हो मैराथन। ठीक है सर, मैराथन कब लोगे? ये मैराथन है बेटा, दिस इज मैराथन, दिस इज माई मैराथन, दिस इज माई मैराथन। बात समझ में आ गई? एवरीबडी यस नो? हाँ, क्या हम शुरू करें? तो मैं आपको आज बेटा एनपीओ के 4 क्वेश्चंस कराऊंगा जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके हिसाब से नहीं। हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन नहीं, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको 4 क्वेश्चन आज करवाने वाला हूँ। सही में? हाँ जी, बिल्कुल सही। तो कोशिश करेंगे 2 घंटे में लेक्चर कंप्लीट करने की, एंड आई एम श्योर 2 घंटे बाद आपको एनपीओ में थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। बेटा इंपॉर्टेंट PYQs में आपको ये जो है, हाँ जी, ये चारों सेशंस जब होंगे, हाँ, तो वो बड़े बड़े सेशंस होंगे, वो 2 घंटे के नहीं होंगे, वो बड़े बड़े सेशंस होंगे। एग्जैक्टली। मुझे फटाफट से बताओ, क्या हम शुरू कर सकते हैं? यस हाँ बेटा, ऑब्वियस ही बात है, कंपनी अकाउंट्स में आपके कॉन्सेप्ट भी होंगे। कॉन्सेप्ट तो आपके डेली होते हैं नलायक। चलो हाँ जी एवरीवन, फटाफट से मुझे बताओ, क्या हम शुरू कर सकते हैं? शुरू कर सकते हैं एवरीवन? यस हाँ जी, शुरू करें, शुरू करें, शुरू कब बेटा? ये अगर मान लो ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ 3, कंपनी अकाउंट्स, थ्योरी और ट्रू फॉल्स, अगर किसी बच्चे ने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो भी चलेगा। क्या बोला मैंने? अगर ये तीनों लेक्चर जो मैं आपको करवाने वाला हूँ आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो भी चलेगा। हाँ जी, तो भी चलेगा, या पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो भी चलेगा। चलो आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यस, आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आपको क्लास के एंड तक रुकना है एनपीओ में, ठीक है? नहीं तो फिर देख लो दिक्कत हो जाएगी।
सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं आपको 4 क्वेश्चंस कराऊंगा, 4 क्वेश्चंस में आपका हो जाएगा। चैट को करेंगे ऑफ, वीडियो को करेंगे लाइक जिन बच्चों ने नहीं किया है, और शुरू करेंगे। समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ बॉम्बे मेडिकल एड सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड। कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करते हुए चलेंगे, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, हाँ, आर एज फॉलोज, ठीक है। ओपनिंग कैश इन हैंड, ठीक है, हाउ मच, 8000, ये आपको दे रखा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन को कराने का पर्पस क्या है बेटा? मैं ऐसे ही कोई रैंडम क्वेश्चन उठा के नहीं आता हूँ कि रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के आ गए, नहीं। ऑब्वियस ही बात है, जो क्वेश्चन लेकर आता हूँ उसका पर्पस होता है। इस क्वेश्चन से हमको रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, इसका एक आइडिया मिल जाएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको डेफिनेटली इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले बेटा फॉर्मेट तैयार करने होते हैं। चलो फटाफट से आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सारे बच्चे फॉर्मेट रेडी करेंगे, मैं तो बना कर आया हूँ। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। डेबिट साइड पे आपका रिसीट आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आपका पेमेंट आ जाएगा। जो बच्चे मेरे साथ एनपीओ करेंगे 2 घंटे, ट्रस्ट मी बेटा, आपका एनपीओ आज की क्लास में आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। देन आएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके। एंड अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है वही क्वेश्चन है ना। वो आपका वो वाला भी है, 8th इलस्ट्रेशन भी है, डोंट वरी। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और ये आपकी हो गई बैलेंस शीट। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। बैलेंस शीट, ये हम कौन से बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं? ये हम क्लोजिंग बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, जो ईयर के एंड में बनती है सर। हाँ जी बिल्कुल सही। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। इजी इजी। अब मेरी बात सारे के सारे बच्चे सुनेंगे। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन होगा तो सबसे पहली चीज़ आपको नोटिस करनी है, क्या आपको कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है? आपको पता है ना, जैसे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस। क्या पूरे क्वेश्चन में कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस आपको कहीं भी मेंशन है? इफ़ द आंसर इज नो, इसका मतलब ये है कि आपको ये समझ में आ गया कि एक तो बनेगा वर्किंग नोट। क्या बनेगा सर? एक तो वर्किंग नोट बनेगा। करेक्ट बात है। किस चीज़ का वर्किंग नोट? सर हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। क्या बनानी होगी? ओपनिंग बैलेंस शीट, एब्सोल्युटली यस। तो फॉर्मेट को कॉपी कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या आपको सोचना है, मैं पूरा बताऊंगा आपको। तो ये बैलेंस शीट हमारी हो गई 31 दिसंबर 2021 की, एब्सोल्युटली यस, ठीक है। ये तो सबसे पहले आपको यही नोटिस करना होता है। हाँ जी, यही नोटिस आपको करना होता है, ठीक है। अब आते हैं फटाफट से क्वेश्चन को रीड करेंगे। हाँ जी बिल्कुल से। तो ये आपके पास है, हाँ जी सर, ओपनिंग कैश इन हैंड, ऑल राइट सर, ऑल राइट, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। और ये आपको दे रखे हैं ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। शुरू करेंगे किससे? शुरू करेंगे जो आपको हमेशा एडजस्टमेंट दे रखी होती है, जहाँ पे एडजस्टमेंट्स गिवन होती है, पहले हमेशा उसी को शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे ये आपका ओपनिंग क्लोजिंग है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन गिवन है ड्यू की, मतलब आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये आपको दे रखा है एडवांस, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। फिर आपको चेक करना है कि क्या सब्सक्रिप्शन आपको मिला है, तो कितना मिला है। तो आपने यहाँ पे चेक करा सब्सक्रिप्शन 50,000। ये आपका रिसीट एंड पेमेंट का इन्फॉर्मेशन है, तो रिसीट मिला आपको सब्सक्रिप्शन का 50,000। तो दोस्तों एक वर्किंग नोट आपका एक और बनेगा, आपको हमेशा बनाना ही है सर, हमेशा हमेशा, विच इज़ वर्किंग नोट नंबर 2। क्या बोला मैंने? वर्किंग नोट नंबर 2, एब्सोल्युटली यस। जो आपका क्या होने वाला है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सर क्या हम इनकम एक्सपेंडिचर में करके दिखा सकते हैं? नहीं बेटा, आप एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे ही बनाएंगे। मार्क्स होते हैं वर्किंग नोट्स के एग्जैक्टली, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, एब्सोल्युटली यस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बनाया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट में टोटल 6 चीज़ें आती है। 6 के अलावा कुछ नहीं, 6 के अलावा कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ पे आएगा आपका सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। हाँ देखो, जो आपका आउटस्टैंडिंग होता है उसका ओपनिंग बैलेंस, एग्जैक्टली, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। मैंने क्लास में बहुत सारे तरीके से आपको ये समझाया हुआ है। एक तरीका ये था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका एसेट होता है, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस, इस तरीके से याद कर सकते हो आप, ठीक है। ऑलराइट, पूरा लॉजिक समझा रखा है, एंट्रीज के थ्रू भी समझा रखा है, सब कुछ समझा रखा है। फिर इसके बाद बात आती है क्लोजिंग बैलेंस की, तो आपने यहाँ पे लिखा क्लोजिंग बैलेंस, तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, सब्सक्रिप्शन एट द एंड, एग्जैक्टली। फिर बात आती है एडवांस की, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपकी लाइबिलिटी होती है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस आता है क्रेडिट साइड पे, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग,
करेक्ट करेक्ट ऐसा ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन यस एट द एंड एब्सोल्युटली यस। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दो चीज़ें और कौन सी होती है? जब आपको पैसा मिलता है, हाँ जी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, जब पैसा मिलता है तो आप एंट्री पास करते हो बाय बैंक एग्जैक्टली। और इसके बाद आती है आपकी करंट ईयर की इनकम, वो जाती है इनकम एक्सपेंडिचर में, तो यहाँ पे लिखते हैं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस ये आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है। आई एम श्योर यहाँ पे जितने बच्चे बैठे उन्होंने कभी ना कभी बनाया होगा। अब जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है, यस सर, थर्ड इलस्ट्रेशन में, तो ये आपके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेज हैं, इनको उठाएंगे और ये 50,000 मिला इसको उठाएंगे और डाल देंगे। तो फटाफट से आ जाओ। तो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है 1500, अच्छा ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद जो आपको दे रखा है क्लोजिंग में वो है 2200, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। एडवांस का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 1200, येस एवरीवन, और ये दे रखा है आपको 700, बहुत बढ़िया। पैसे मिले 50,000 रुपीज़, करेक्ट है। तो यहाँ पे अब जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी सर, बैलेंसिंग फिगर आएगी तो 1200, 50,000, 2200 माइनस 15 माइनस 7, ये आ गया 51,200। सिंपल सी बात। अब दोस्तों इसको कहाँ पे पोस्ट करना है, तो मेरी बात सुनो। जो ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं, क्या वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे? बोलो हाँ। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे? बोलो हाँ। पैसा जो मिला वो रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा, एग्जैक्टली। ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, बात खत्म। बात समझ में आती है? तो जैसे ही आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या गया? एक तो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसका मतलब क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, जो आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा मिलना है। तो बिगिनिंग में था 1500, यस। अगर जो एडवांस मिल चुका है आपको, एडवांस सब्सक्रिप्शन, अगर कोई पैसा मुझे एडवांस में मिलता है तो मेरी लायबिलिटी होती है, तो 1200 एब्सोल्युटली यस। ये आपके ओपनिंग बैलेंस हो गए, करेक्ट है। फिर आते हैं सर किस पे? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस है विच इज़ 2200, वो आपने लिख दिया। एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस है, करेक्ट बात है। एडवांस सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस है हाउ मच सर? 700, बहुत बढ़िया। इसके बाद बात आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बेटा इनकम आती है आपके क्रेडिट साइड पे, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन यस। वर्किंग नोट नंबर 2 कितना आया था? 51,200, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आते हैं रिसीट एंड पेमेंट पे। रिसीट आती है आपके डेबिट साइड पे, करेक्ट बात है। तो यहाँ पे आपने लिखा टू सब्सक्रिप्शन हाउ मच? 50,000। मुझे बताओ बेटा, क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं। वर्किंग नोट्स के सिर्फ अगर आपने ये भी करा तो भी उसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं फटाफट से किस पे? अब आते हैं फटाफट से स्टॉक ऑफ मेडिसिन। तो ये मेडिसिन का जो स्टॉक आपको दिया हुआ है, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, करेक्ट बात है। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, एग्जैक्टली, ठीक है, ऑल राइट। ये है अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई। अमाउंट ड्यू फॉर मेडिसिन सप्लाई का मतलब क्या होता है? कि भाई मेडिसिन सप्लाई के आपने देने हैं पैसे, हाँ जी। तो ये हो गया आपका क्रेडिटर्स। क्या हो गया? क्रेडिटर्स। अब ये क्या है सर? ये कॉन्सेप्ट आता है आपका जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कि जो भी आपने मेडिसिन का स्टॉक कंज्यूम किया है उसकी बात कर रहा है, तो उसका बनाएंगे वर्किंग नोट। हाँ, तो पहले देख लो क्या क्या दे रखा है आपको। स्टॉक का ओपनिंग, स्टॉक का क्लोजिंग, क्रेडिटर का ओपनिंग, क्रेडिटर का क्लोजिंग, यस। क्या उसके बाद आपको पेमेंट वगैरह का कुछ दे रखा है? तो देखो ध्यान से, पेमेंट फॉर मेडिसिन सप्लाई 30,000, इसका मतलब आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है। मेडिसिन सप्लाई की जो पेमेंट करी है वो किसको करी है? क्रेडिटर्स को करी है, एग्जैक्टली। तो इसको किस तरीके से करते हैं और रिवाइज करते हैं? आ जाओ रिवाइज करेंगे। तो वर्किंग नोट नंबर 3 सर, वर्किंग नोट नंबर 3 ये सबसे पहले आपने क्या बनाया? क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया। जैसे मैंने बोला बेटा, जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया क्रेडिटर्स अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ जी। तो क्रेडिटर्स अकाउंट फटाफट से बनाते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले आपका ओपनिंग बैलेंस किसका? क्रेडिटर्स का। तो ओपनिंग बैलेंस जो आपको दे रखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लाइबिलिटी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके क्रेडिट साइड पे आएगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको दे रखा है 9,000। आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हो, ये देखो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्टडी मैट का, सर 9,000, और ये आपका क्लोजिंग आ गया 13,000। तो आपने क्रेडिटर्स में लिखा 213,000, करेक्ट है, यस। इसके बाद क्या होता है? आपने क्रेडिटर्स को करिए पेमेंट, जो आपके रिसीट एंड पेमेंट में जाएगी। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट करिए टू बैंक, एग्जैक्टली। कितनी पेमेंट करिए? 30,000 रुपीज़ की। तो बेटा क्रेडिटर्स अकाउंट में हमने जैसे कल की क्लास में, तभी मैंने बेटा सीक्वेंस देखो क्या है, कि पहले फाइनल अकाउंट्स, फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, फिर एनपीओ, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं। कल हमने क्रेडिटर्स अकाउंट सीखा था कि 4 चीज़ें आती हैं,
ओपनिंग, क्लोजिंग, पेमेंट और परचेज। अब यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है? परचेज, कि जो आपने इससे मेडिसिन परचेज करी होगी, करेक्ट बात है, तो बाय परचेज बैलेंसिंग फिगर, करेक्ट है, करेक्ट है। 30 + 13 43,000 माइनस 9 सर 34,000, तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है। अब जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड का, कि करंट ईयर में आपने मेडिसिन कितनी कंज्यूम करी है। तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, यस, इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास कितना स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक, कितनी मेडिसिन थी, आपने परचेज कितनी करी, हाँ तो ये हो गई टोटल मेडिसिन, टोटल मेडिसिन माइनस एंड में कितनी बच गई, तो इसका मतलब ये आ जाएगा कि कितनी आपने करंट ईयर में कंज्यूम करी है, वही आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक अगेन आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है? 10,000। परचेज आपने कितनी करी है? क्वेश्चन ने आपने बेसिकली वर्किंग नोट से निकाला 34,000, ठीक है। और क्वेश्चन में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है 15,000। एक बार बताओ ना सर कहाँ पे है, ये देखो, अरे देखो देखो, यस 10,000 और आपका 15,000, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आ गया कि आपने मेडिसिन कितनी कंज्यूम करी है, हाँ जी कितनी कंज्यूम करी है, 10 और 34 आपका 44 माइनस 15 29,000 रुपीज़ आ गया। अब इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होती है सर, फटाफट से बता दो। तो मेरी बात सुनो, जो क्रेडिटर्स के ओपनिंग बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो मतलब ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, हाँ जी बिल्कुल सही। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका क्या आ गया? एक तो आ गया क्रेडिटर्स, इजी इजी सर, ओपनिंग कितना था? 9,000, हाँ जी। इसके बाद आपका स्टॉक, एसेट साइड पे आपने क्या लिखा? स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना स्टॉक है? 10,000 रुपीज़ का स्टॉक है, इजी इजी। इसके बाद क्या बोलता है सर? क्लोजिंग स्टॉक वही आएगा, बिल्कुल आएगा। अब जो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है, ये सर ये आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जो आपका पेमेंट्स वगैरह है वो जाएगा रिसीट एंड पेमेंट में, और जो आपका करंट ईयर का एक्सपेंस है विच इज 29,000 वो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। समझ में आती है बात? तो देखो ये मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, हाँ जी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्टॉक ऑफ मेडिसिन एग्जैक्टली। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो आपका था वो था क्लोजिंग में 15,000 का, ऑलराइट। फिर बात करेंगे क्रेडिटर्स की, किसकी बात करेंगे? क्रेडिटर्स की बात करेंगे। तो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बेटा क्वेश्चन में आपके पास 13,000 रुपीज़ का, एब्सोल्युटली यस। फिर आता है आपका रिसीट एंड पेमेंट, हाँ जी ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर क्या है? टू मेडिसिन कंज्यूम्ड, है ना। एक्सपेंडिचर डेबिट साइड पे आता है, बिल्कुल सही बात है, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड। वर्किंग नोट नंबर 3, करेक्ट बात है, 29,000, एब्सोल्युटली यस, ठीक है। फिर आते हैं रिसीट एंड पेमेंट पे। तो पेमेंट में जो आपने पेमेंट करी है किसको? क्रेडिटर्स को, फॉर मेडिसिन एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपने पेमेंट की थी 30,000 रुपीज़ की, बस हो गया, हो गया। कुछ भी नहीं है, हाँ जी कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है। एक सेकंड रुकना, सुनो सुनो सुनो, हाँ यस, आ जाओ आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ तक हो गया? हो गया सर। देन आपकी एडजस्टमेंट है सर, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का जो ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखो और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। इक्विपमेंट, क्या आपने कुछ परचेज किया है? कहाँ से पता चलेगा? रिसीट एंड पेमेंट से। इंटरेस्ट दिस 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 दिस, हाँ किया सर, किया किया किया। इक्विपमेंट परचेज 15,000 रुपीज़। मैंने आपको बेटा एक बात कल भी समझाई थी कि अगर आपके पास किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, परचेज या सेल है, आपको उसका अकाउंट हमेशा बनाना होगा। तो आओ दोस्तों एक और अकाउंट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4 किसका? इक्विपमेंट अकाउंट, ठीक है। इक्विपमेंट अकाउंट, नो प्रॉब्लम सर। बनाओ बनाओ, आराम से बनाओ और फटाफट बनाओ, समझ गए? आराम से फटाफट। इक्विपमेंट अकाउंट, यस इक्विपमेंट अकाउंट, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपने क्या लिखा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इजी, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको 21,000 गिवन है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये बाय बैलेंस कैरेट डाउन हो गया। अगेन क्वेश्चन में गिवन है 30,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फिर आपको बताया परचेज, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने परचेज करी है, हाँ जी, क्वेश्चन में गिवन है बेटा 15,000। ये इंफॉर्मेशन बेटा मुझे क्वेश्चन में गिवन थी। अब इसमें क्या मिसिंग है और क्या बैलेंसिंग फिगर आ रही है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 36,000 है और यहाँ पे 30,000 है। अगर क्रेडिट साइड पे 6,000 की बैलेंसिंग फिगर आ रही है, इसका मतलब वो डेप्रिसिएशन है। ओके,
6,000 रुपीज़ एब्सोल्युटली यस। अब इसकी पोस्टिंग करेंगे, फटाफट से करेंगे। तो डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। जो परचेस करा है वो रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब बात समझे क्या? हाँ, तो कुछ भी नहीं है बेटा, आ जाओ। यहाँ पे सबसे पहले आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट आती है, और यहाँ लिखा आपने इक्विपमेंट। इक्विपमेंट यस, हाउ मच? 21,000। ऑल राइट। देन आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट आती है, तो यहाँ लिखा आपने इक्विपमेंट। तो क्लोजिंग वैल्यू हमको दे ही रखी है, विच इज़ 30,000। ईजी, हाँ जी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका आ गया क्या? टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4, हाउ मच? 6,000। ईजी ईजी। और दोस्तों पेमेंट में आपने इक्विपमेंट परचेज करा है, तो बाय इक्विपमेंट, है ना। सब कुछ यहाँ पे कवर हो गया ना, सारे कॉन्सेप्ट ही कवर हो गए। तो इक्विपमेंट आपने परचेज करा था बेटा 15,000 रुपीज़ का, आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद बात करता है बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग आपके पास ईयर के स्टार्टिंग में 50 की थी, और फिर आपकी 48 की हो गई। अगेन आप चेक करोगे क्या आपने कुछ परचेज या सेल करी है, तो आपने देखा नहीं है सर, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर कुछ भी नहीं है और बिल्डिंग की वैल्यू 2,000 से कम हो रही है, तो क्या इसका अकाउंट में बनाऊंगा? नहीं। 2,000 का इसका मतलब डेप्रिसिएशन है। तो बिल्डिंग का हम सिंपली बस क्या लिखेंगे सर? डेप्रिसिएशन, एग्जैक्टली। तो 2, हाँ जी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ऑन बिल्डिंग एब्सोल्युटली यस। तो 50,000 माइनस 48,000, बस यहीं पे करके दिखा दो तो बहुत है सर। 2,000 एब्सोल्युटली यस। अब क्या बैलेंस शीट में आएगा? बैलेंस शीट में तो आएगा ना, हाँ। जो आपकी बिल्डिंग की क्लोजिंग वैल्यू आ रही है विच इज़ 48,000 बेटा, वो तो आएगी। ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। अच्छा ठीक है। ओपनिंग 50,000 था, तो ये भी आएगा। बिल्डिंग 50,000। तो जो जो चीज़ें मुझे एडजस्टमेंट में दे रखी थी, कितनी आसानी से हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जो आपके रिसीट एंड पेमेंट की इन्फॉर्मेशन है, उसको फटाफट से देखते हैं। तो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले ओपनिंग कैश इन हैंड। तो मुझे बताओ ओपनिंग कैश इन हैंड कहाँ आएगा? रिसीट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट एवरीबॉडी। सर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिल्कुल सही बात है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका आ गया कितना? 8,000 रुपीज़ यस। मुझे बताओ ये 8,000 कहीं और भी जाएगा? जाएगा ना सर, ओपनिंग बैलेंस शीट, बिल्कुल सही बात है। 8,000 रुपीज़, तो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा कैश इन हैंड, हाउ मच? 8,000 रुपीज़ एब्सोल्युटली यस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद बात करते हैं सर किसकी? सब्सक्रिप्शन हमारा हो चुका है, हाँ। डोनेशन 15,000। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनो, हाँ। डोनेशन की क्या है? डोनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर डोनेशन आपको मिली है, हाँ, और उसका कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर, तो हम उसको क्या मानते हैं? जनरल डोनेशन, जिसको आप डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हो, वो जाती है इनकम एक्सपेंडिचर में। लेकिन अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको बोलते हैं सर क्या? स्पेसिफिक डोनेशन, वो बैलेंस शीट में जाती है। ये 15,000 है, ब्रैकेट में क्या लिखा है? रेस्ड फॉर मीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? कि जो आपके नॉर्मल खर्चे होते हैं। तो ये डोनेशन क्या है? जनरल डोनेशन है, कि इससे आप डे टू डे खर्चे कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक खर्चा नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि बस इससे आपको टूर्नामेंट करवाना है, इससे आपको बिल्डिंग बनानी है, इससे आपको ये करना, नहीं। नॉर्मल खर्चे करने के लिए आपको बोला है, तो इसका मतलब ये जनरल डोनेशन होती है। तो सबसे पहले क्योंकि पैसा मिला, मनी डोनेशन। रिसीट साइड पे आपका क्या आ गया? डोनेशन, हाउ मच? 15,000। और ये आपकी नॉर्मल इनकम है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में भी आ जाएगी, हाँ जी। तो बाय डोनेशन 15,000, बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। इसके बाद मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। फिर कहता है ऑनरेरियम टू डॉक्टर। बेटा कुछ नहीं होता। ऑनरेरियम इज लाइक कि जी आपने एज अ रिस्पेक्ट, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट आपने कुछ पैसे दिए, जो भी है। नॉर्मल खर्चा होता है, सैलरी होती है जो आप रेगुलर एम्प्लॉयज़ को देते हो। ऑनरेरियम जो कभी कभार आपके एनपीओ में आया, उसको आपने एज अ रिस्पेक्ट दिया, ठीक है। तो डॉक्टर को आपने 10,000 रुपीज़ पे करे हैं। पहली बात तो पे करे हैं, पे करोगे तो पेमेंट साइड पे आ जाएगा बाय ऑनरेरियम। बात खत्म। अच्छा ठीक है, कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीज़ यस। और क्या नॉर्मल खर्चा है? नॉर्मल खर्चा है, तो आपने लिख दिया आपने एक्सपेंडिचर साइड पे ऑनरेरियम 10,000। अरे इसमें क्या दिक्कत है मेरे को बताओ ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम? नथिंग प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आ जाओ ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है? कह रहे सैलरी इज 28,000 ईजी। अगर आपने सैलरी पे करी है तो अगेन आपने कहाँ गए? आप गए पेमेंट साइड पे, तो बाय सैलरीज, बाय सैलरीज एब्सोल्युटली यस। सैलरीज कितनी आ गई सर? 28,000। क्या ये भी नॉर्मल खर्चा है? नॉर्मल खर्चा है। और अगर नॉर्मल खर्चा है तो आपने यहाँ पे लिख दिया ना, कहाँ पे? एक्सपेंडिचर साइड। कितना? 28,000।
इजी इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके बाद बात करते हैं सर किस चीज़ की, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मतलब नॉर्मल खर्चे, है ना, ऐसे मिसलेनियस खर्चे हो गए आपके कितने, 1000 रुपये के। तो सबसे पहले तो खर्चा हुआ है तो पेमेंट साइड आएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस 1000 एब्सोल्युटली यस। और क्योंकि नॉर्मल खर्चा है तो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा, बिल्कुल आएगा, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 1000 1000, वाह 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 वाह, वेरी आसान वेरी आसान। इसके बाद बात करते हैं सर क्या, इक्विपमेंट, ये हमारा हो चुका है, हाँ जी हो चुका है। चैरिटी शो के खर्चे, चैरिटी शो की कलेक्शन, चाहो तो दोनों को नेट करके भी लिख सकते हो, लेकिन आप अलग अलग भी लिख सकते हो। तो चैरिटी शो एक्सपेंसेस, तो पहली बात तो एक्सपेंसेस हैं, बाय चैरिटी शो एक्सपेंसेस, इजी, हाउ मच 1500। और उसके बाद आपकी कलेक्शन भी हुई है तो टू कलेक्शन फ्रॉम चैरिटी शो, टू कलेक्शन फ्रॉम चैरिटी शो, राइट एवरीबडी, हाउ मच 12,500, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर में आप चाहो तो इसको नेट करके लिख सकते हो, मतलब कि कलेक्शन हुई है 12,500, खर्चा है 1500, यस, तो 11,000 रुपीज़ का आपको फायदा हुआ, वो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिखा आपने एक्सपेंडिचर साइड पे चैरिटी शो एक्सपेंसेस, आपकी मर्जी है, ठीक है 1500। और चैरिटी शो कलेक्शन आपने कहाँ लिखा, इनकम साइड पे, तो चैरिटी शो कलेक्शन, कलेक्शन एग्जैक्टली हाउ मच 12,500। मेरे को बताओ बेटा, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया? और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही मतलब ऐसा है कि सर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, सर आपने एक आइटम जानबूझ के छोड़ा है, हमको पता है ठीक है, आपने एक आइटम जानबूझ के छोड़ा है और वो था आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, बाकी सब तो हमने कर लिया था। सर इसको मैंने छोड़ दिया था, क्यों? लास्ट में करवाने के लिए। अब मेरी बात सुनो, आपको इंटरेस्ट मिला है, बिल्कुल मिला 9,000 का, तो सर इजी है ना, अगर आपको 9,000 का इंटरेस्ट मिलेगा तो आपने रिसीट साइड पे लिख दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यस 9,000, क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा ठीक है। और आपकी इनकम है, हाँ इनकम है, तो आपने इनकम में लिख दिया। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9,000, किस चीज़ का बेटा? इसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट का एसेट तो होना चाहिए। ये जो आपको लिख रहा है इन्वेस्टमेंट एट द रेट 9%, हाँ तो इन्वेस्टमेंट का आपके पास, क्या आपने करेंट ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी है? नहीं। क्या आपको ओपनिंग बैलेंस में दे रखा है? नहीं। तो बेटा ये हिडन है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आपके पास है लेकिन आपको निकालने के लिए बोला गया, एग्जैक्टली। तो मुझे एक बात बताओ, लास्ट वर्किंग नोट नंबर 5, अगर इन्वेस्टमेंट को हम मान लेते हैं एक्स, एक्स इन्वेस्टमेंट तो नहीं है सर, क्या बात कर रहे हो आप ठीक है, एक्स, हाँ जी एक्स, ओके नो प्रॉब्लम सर। तो एक्स का 9% आपको मिला, अच्छा ठीक है, यस, इन्वेस्टमेंट का 9% मिला, और कितना मिला? 9,000 रुपीज़ मिला, करेक्ट है ना? जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसका 9% इंटरेस्ट आपको मिला है, और इंटरेस्ट आपका 9,000 है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 9, ये आ गया 1,00,000 रुपये। इसका मतलब 1,00,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट थी, हाँ, और क्योंकि करेंट ईयर में आपने परचेज नहीं करी है तो आपके पास ईयर के स्टार्टिंग से थी, हाँ जी, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, कैसे? 9% इन्वेस्टमेंट, अच्छा है ना, हाउ मच 1,00,000, और क्योंकि आपने करेंट ईयर में बेची नहीं है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगी, बिल्कुल आएगी, 9% इन्वेस्टमेंट 1,00,000। समझ गए? समझ गए। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में और कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं है, एक एक करके फटाफट से निकाल लेते हैं। अब जैसे आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, सब कुछ हो गया, हाँ, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, नहीं है, तो आप आराम से क्लोजिंग बैलेंस निकाल लो, अरे निकाल लो, फटाफट निकाल लो। तो 8,000, यस, 50,000, 15,000, 12,500, 9,000, ठीक है, -30, -15, -10, -28, -1,000, -1,500, सर क्लोजिंग बैलेंस आ गया 9,000। अब मेरे दोस्तों, हाँ जी, 9,000 जो आपका आया वो क्लोजिंग बैलेंस है, यस, किसका? कैश का, जो भी आपके पास कैश है, बैंक है, जो भी है, सर क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, कैश इन हैंड, हाउ मच? 9,000, वेरी आसान, ठीक है। अब अगर मेरी बात सुनोगे, इनकम एक्सपेंडिचर में आते हैं, किस में आते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ भी तो हमने सब कुछ लिख दिया, हाँ, तो इनकम एक्सपेंडिचर में देखते हैं कि हमको सरप्लस आया, डेफिसिट आया। प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं, लॉस को डेफिसिट बोलते हैं। तो ये क्रेडिट साइड का हमने टोटल किया, ठीक है, ऑल राइट सर, कर लिया, नो प्रॉब्लम। -29, -6, -2,
1028 माइनस 1000 माइनस 1500 10,200। आई होप आपका भी यही आ रहा होगा। तो क्योंकि क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा आ रही है तो इसको बोलते हैं सरप्लस। 10,200 ईजी, बहुत ईजी। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। सर ये सरप्लस का क्या होता है? तो बेटा जो आपका यहाँ पे कैपिटल फंड आएगा, जैसे आप नॉर्मली करते हो ना, कैपिटल में ऐड करते हो, तो यहाँ पे कैपिटल फंड होता है क्योंकि यहाँ पे कोई ओनर नहीं होता। एनपीओ में देयर इज नो ओनर। हाँ जी, ठीक है। तो कैपिटल फंड बनता है और कैपिटल फंड में सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, जो मैं निकालता हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट से। हाँ, और अगर सरप्लस आया तो सरप्लस को प्लस कर देंगे, डेफिसिट आया तो माइनस कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे सरप्लस आया तो हमने सरप्लस लिख दिया। अब क्या मैं ओपनिंग बैलेंस शीट से अपना ओपनिंग कैपिटल फंड निकाल लूँ? बिल्कुल निकाल लो। तो एसेट माइनस लाइबिलिटी, है ना। 1500 प्लस 10,000 प्लस 21,000 58,000 और 1 लाख, ठीक है। माइनस 1200 माइनस 9,000 तो 18300। एवरीबडी, ये आ गया आपका कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर हाउ मच? 1,80,300। ओ बल्ले बल्ले, इसका टोटल ज़रूर करना बेटा, ठीक है। टोटल करके यहाँ पे लिख देना, इतना तो खुद कर लोगे यार, ठीक है। अब जो कैपिटल फंड है उसका ओपनिंग बैलेंस आपने ये लिखा 180,300, ठीक है। ऑल राइट, प्लस 10,200 तो 190,500। एवरीबडी यस और नो? अब दोस्तों बारी है क्या देखने की, क्या हमारी बैलेंस शीट मैच होती है। अगर हमारी पहली बारी में बैलेंस शीट मैच हो गई, हाँ, और इतनी जल्दी हो गई, हमने ये क्वेश्चन काफ़ी फास्ट किया, ठीक है। अगर हो गई तो बेंच पे खड़े होकर नाचोगे तुम, ठीक है। एक साइड का टोटल आ गया 2,04,200, जहाँ खड़े हो वहीं पे नाचोगे, ठीक है ना। 2,200, हाँ जी, ठीक है, प्लस 15,000 30,000 48,000 1,09,000 ठीक है सर, मैच हो गई। हाँ जी, मैच हो गई है सर। 2,04,200 यस, ठीक है। आ जाओ फटाफट से। Ladies and gentlemen, yes, this is the end of the first question. सारे बच्चे मुझे बताएंगे क्या कॉन्सेप्ट्स फटाफट से रिकॉल हो गए कि क्या क्या करना था, कैसे कैसे करना था एनपीओ में। ये सेशन बेटा उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जिन्होंने चैप्टर एक बार पढ़ रखा है ना, और रिवाइज कर नहीं पा रहे हैं, तो फटाफट से कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताएंगे, क्लियर है? टिंग 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 हो गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर, शाबाश। इजी लग रहा है? हाँ, अगर आपको पता है ये सारे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं तो इसका मतलब आप रेडी हो एग्जाम में रॉक करने के लिए, ठीक है। रेडी हो एकदम। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसी तरीके से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ बेटा, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। अगर आपने एनपीओ ढंग से नहीं पढ़ा, आप ये सेशन कर लो, थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई क्वेश्चन आसान आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मुश्किल मुश्किल आपकी बुक में वही एग्जाम में आते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एवरीवन फटाफट से आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, और क्वेश्चन नंबर 2 मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विच इज़ 9th इलस्ट्रेशन। मैं आपको इन सेशंस में वही क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो मेरे हिसाब से जो एग्जाम का लेवल होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो। दिस इज़ अ 9th इलस्ट्रेशन एंड दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी, प्रैक्टिस करने के लिए अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बोलता है? कह रहा था स्पोर्ट्स राइटर्स क्लब गिव यू द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में रिसीट्स एंड पेमेंट दे रखा है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पे आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारे अब आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज है। क्या है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज, एग्जैक्टली, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और नीचे भी आपके सामने कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। येस, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि एक तो बैलेंस शीट बनाओ 31 मार्च 21 की। बेटा आपका जो ये ईयर है, हाँ 22 है, तो इसका मतलब क्या, ये आपको ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को बोल रहा है? हाँ, हम वैसे भी प्रिपेयर करते हैं लेकिन वर्किंग नोट में करते थे। ये अब आपका मेन आंसर का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर आपको बोला है, ऑब्वियस सी बात है, और फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो वही 3 चीज़ें जो हम बनाते आए हैं वही आपको प्रिपेयर करनी है। तो ऐसा करते हैं, फटाफट से पहले फॉर्मेट तैयार करते हैं। सर आप तो बना कर आए हो, अब मुझे था बेटा कि टाइम थोड़ा कम लगेगा ना, टाइम बचेगा हमारा। आपका टाइम बहुत क्रूशियल है, आपको पता नहीं है लेकिन मुझे पता है, आप वेस्ट करते रहते हो।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ऑल राइट। अब ये जो हो गई, दिस इज योर बैलेंस शीट। हाँ जी, तो एक आपको ओपनिंग प्रिपेयर करनी है, एक आपको क्लोजिंग प्रिपेयर करनी है। तो बैलेंस शीट ये आपकी क्लोजिंग वाली हो गई, एज ऑन, ऑल राइट। ये आपका है 31 मार्च 22, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं और स्टार्टिंग में ओपनिंग वाली बना लेते हैं, क्योंकि अच्छा लगेगा कि अगर हम सब कुछ सीक्वेंस में करेंगे। जिस सीक्वेंस में आपसे पूछा गया है अगर मैं उसी सीक्वेंस में करूँगा तो बढ़िया है ना। वैसे आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टिल 31 मार्च 2021, ठीक है। एवरीवन शैल वी स्टार्ट, चलो आप फटाफट से आओ। सबसे पहले आपको हमेशा क्या करनी है, जो एडजस्टमेंट्स आपको दे रखी है, तो पहले ये वाली एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो कह रहा था क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आर टू बी डिटर्मिन्ड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10%, 20% रिस्पेक्टिवली, इंक्लूसिव ऑफ द एडिशंस इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर। क्या मतलब है इसका, कह रहा है जो ये आपके स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हाँ जी, फर्नीचर, अच्छा, इनकी जो क्लोजिंग वैल्यू है वो आपको निकालनी है डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, अच्छा ठीक है। और जो एडिशंस आपने करे हैं, एडिशन का मतलब आपने परचेज करा होगा, तो देखो बेटा जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपने इक्विपमेंट परचेज करा है, हाँ परचेज करा है, तो इस पे भी आपको क्या करना है, इस पे भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना है पूरे साल का। हाँ जी, फर्नीचर तो मुझे दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं, है ना, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ओपनिंग बैलेंस की। अब क्वेश्चन ये है सर, क्या इनका सेपरेट वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करें या ना करें, दिस इज अ क्वेश्चन। हाँ, अब पॉइंट ये है सर कि क्या आपके पास फर्नीचर का कोई भी परचेज है, थिंक अबाउट इट, क्या फर्नीचर का परचेज आपको दे रखा है, नहीं, तो इसका मतलब ये है बेटा कि अगर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे वर्किंग नोट अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो टू डेप्रिसिएशन, ये सबसे पहले आपने लिखा फर्नीचर, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस बेटा 9600 है, हाँ जी, और उसका 10%, तो ये सिंपली आपका 960 आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है वो आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये बात भी सही है। देखो जो चीज़ जहाँ जहाँ जानी है उसी टाइम पे करो, मैं फाइनल अकाउंट से सेम ही बात रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए हमारी बैलेंस शीट हमेशा मैच होती है। 9600 करेक्ट है, यस। और जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, यस, उसमें क्या होगा कि फर्नीचर 9600 का है, अच्छा ठीक है, और उस पर आपने 10% से लगाया डेप्रिसिएशन, 960 रुपीज़ का, करेक्ट बात है। तो 9600, यस एवरीवन, माइनस 960 करेक्ट है, तो 8640, 8640, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बात थी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्या है, क्या आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिए हैं, नहीं, तो अगेन आपको वर्किंग नोट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7200, आपने परचेज करा 1000, तो टोटल 8200 पे आपको लगाना है डेप्रिसिएशन, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 20% है। तो देखो ध्यान से, आपने यहाँ पे किया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यस, अब ब्रैकेट में दिखा दो ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है, कि 20% आपने लगाया किसका सर, 8200 का, इजी, बहुत इजी। तो ये आएगा 1640, 1640, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में आ गया। अब जो ओपनिंग बैलेंस है बेटा वो तो आ गया आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यस राइट एवरीबडी, 7200, कोई दिक्कत नहीं है। और जब क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे गाइज एंड गर्ल्स, फटाफट से आ जाओ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हाँ जी ठीक है, ऑल राइट, हाउ मच, 7200, हमने करा इसमें ऐड क्या, परचेस, आपने 1000 का परचेस किया, ठीक है, और माइनस डेप्रिसिएशन 1640। ये प्रेजेंटेशन बेटर है बेटा, आपको यही प्रेजेंटेशन करनी चाहिए कि आपकी क्लोजिंग वैल्यू कैसे आ रही है ना। 72 प्लस 1000 माइनस 1640। सर आपने प्रीवियस क्वेश्चन में क्यों नहीं की थी, क्योंकि बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में क्लोजिंग वैल्यू आपको दे रखी थी। तो ये आपका फर्नीचर हो गया और आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया। आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको बोलता है क्लब लाइब्रेरी बुक्स, हाँ जी, आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, और 31 मार्च 22 को वो 5250 की है। अब मेरी बात समझो, क्या ये क्लोजिंग वैल्यू है, हाँ। क्या आपके पास लाइब्रेरी की ओपनिंग वैल्यू है, हाँ। क्या आपने कुछ परचेज या सेल करी है, हाँ। यहां पे आप प्रिपेयर करोगे वर्किंग नोट। अब पैटर्न समझ गए कि आपके पास एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग है और साथ में एक और इंफॉर्मेशन है, वहां पे वर्किंग नोट आपका बनता है, बिल्कुल बनता है। तो हम बनाएंगे यहां पे एक तो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट वन लाइब्रेरी बुक्स, क्या बनाया, लाइब्रेरी बुक्स, ठीक है। चलो भाई आ जाओ आ जाओ, लाइब्रेरी बुक्स पे हमने बनाया, बिल्कुल बनाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटा सा ही बनेगा।
तो सबसे पहले जो आपको ओपनिंग वैल्यू दे रखी है किसकी, लाइब्रेरी की, तो क्वेश्चन में आपको दे रखी है कितने की सर, 5000 रुपीज़ की, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच, 5000 रुपीज़, एब्सोल्युटली यस। उसके बाद क्लोजिंग आपको निकाल के दी है 5250, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5250। और दोस्तों रिसीट एंड पेमेंट में आपको दे रखा है कि आपने कितने की, आपने परचेज करी है 1000 की, तो लाइब्रेरी बुक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाउ मच, 1000। अब ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है, और ये मुझे पता है कि आपको पता है ठीक है, कि डेबिट साइड पे 6000 आ रहा है, क्रेडिट साइड पे आपका 5250 आ रहा है, तो इसका मतलब जो डिफरेंस है विच इज 750, दैट वुड बी डेप्रिसिएशन। बिल्कुल सही बात है, राइट। और यहाँ लिख कर आओ कि दिस इज माई बैलेंसिंग फिगर 750, बात खत्म। अब जहाँ जहाँ जिसको जिसको भेजना है भेजो बेटा, फटाफट से भेजो। तो जैसे जैसे ये हमारी क्लोजिंग वैल्यू है, हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में अब डायरेक्टली लिख सकता हूँ लाइब्रेरी बुक्स 5250। क्यों, अरे क्वेश्चन ने मुझे कहा था, क्लोजिंग वैल्यू बताई थी, तो लिख दी। इन सब की बताई नहीं थी, फर्नीचर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बताई नहीं थी, आपने निकाली है। लाइब्रेरी बुक्स की आपको बता रखी है, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर में आ गया आपका डेप्रिसिएशन किसका, लाइब्रेरी बुक्स का। $750 तो यहां पे आ गया आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, टोटल आ गया आपका कितना, दैट वुड बी 3350, तो ये आपने लिखा 3350। और ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइब्रेरी बुक्स की ओपनिंग वैल्यू तो लिखो, राइट, 5000। मुझे बताओ बेटा, क्या इनमें प्रॉब्लम आ रही है आपको? इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके, थोड़ा सा बेस बिल्डिंग स्ट्रांग होना चाहिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमारा ये हो गया। अब आते हैं सर ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे, और ये काफ़ी अच्छे भी हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले सैलरी आउटस्टैंडिंग आपको दे रखी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का ओपनिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे बताया कि आपने सैलरी पे कितनी करी है, आपको निकालना क्या है कि करंट ईयर का एक्सपेंस कितना है। मज़े की बात यह है कि ऐसा ही आपको दे रखा है रेंट के साथ, ठीक है, और ऐसा ही मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स के साथ, ओके, कि आपने सैलरी कितनी पे करी है, दे रखा है, रेंट भी दे रखा है, मैगजीन भी दे रखा है। क्या इन तीनों का ट्रीटमेंट सेम होगा? अगर मुझे किसी खर्चे का आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग दे रखा है, और पेमेंट कितनी करी है वो दे रखा है, तो क्या इन तीनों का वर्किंग नोट सेम होगा? हाँ, तो बेटा इसको करने का भी ना एक प्रेजेंटेशन होता है, जिससे फटाफट हो जाएगा। वो प्रेजेंटेशन मैं आपको बताता हूँ कि इन केस आपको ऐसा कुछ दे रखा हो, तो आप क्या करोगे, आप इन तीनों का जो एक्सपेंस है वो एक साथ निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला तीनों में सेम अप्लाई होना है। तो आपने तीनों खर्चों के लिए एक कॉलम बना लिया, ठीक है, राइट, कि ये आपका हो गया, मान लो किसका, सैलरी का, ये रेंट का, और ये मैगजीन और न्यूज़पेपर्स का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, नो दिक्कत नो परेशानी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया कि दिस इज सैलरी, ऑलराइट, दिस इज रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो भी था, और उसके बाद मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, करेक्ट। हाँ, अब मेरी बात सारे बच्चे सुनेंगे। क्या आपको ये पता है कि आपने करेंट ईयर में अमाउंट पे कितना करा है? बिल्कुल पे पता है सर हमको, अमाउंट पेड जो आपको रिसीट एंड पेमेंट में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो सैलरी का है 12,000 रुपीज़, ठीक है, रेंट का है 7220, ये सर, मैगजीन का है 2172। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपको आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग और आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग दिया है, आई होप आपको इनका मीनिंग पता है। क्या मीनिंग होता है बेटा? आउटस्टैंडिंग ओपनिंग खर्चे का, पिछले साल का खर्चा जो करंट ईयर में पे होगा। अगर मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में आ रहा है, तो इसका मतलब वो लास्ट ईयर रिकॉर्ड हुआ था ना, तो लास्ट ईयर का रिकॉर्ड, लास्ट ईयर का खर्चा है वो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि खर्चा हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हुई, तो वो लास्ट ईयर का खर्चा है जो पेमेंट नहीं हुआ, करेंट ईयर में पे होता है। तो इसलिए क्या होता है बेटा कि अमाउंट पेड में से आप लेस करते हो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग, क्योंकि पिछले साल का खर्चा अगर आपने पे करा है तो वो करेंट ईयर का तो नहीं है ना, एग्जैक्टली, तो लेस क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ठीक है, और ऐड करते हैं सर आउटस्टैंडिंग एट द एंड। क्यों? आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब हो गया कि करेंट ईयर का खर्चा जो करेंट ईयर में पे नहीं हुआ, खर्चा तो करेंट ईयर का है, करेक्ट है, और हमको निकालना भी वही है सर। हमको क्या निकालना है कि करेंट ईयर का एक्सपेंस कितना है, दिस इज एक्सपेंस फॉर करेंट ईयर। गॉट इट सर, गॉट इट। हाँ, तब ओपनिंग क्लोजिंग आप आराम से देख सकते हो, बिल्कुल। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको दे रखा है सर 710,
कितना दे रखा है 710 एग्जैक्टली, ठीक है। 864 ऑल राइट सर ऑल राइट, एंड 226 मैंने क्वेश्चन से ही देखा है बेटा। और ऐसे ही आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी दे रखा है 170, ठीक है, 973 ऑल राइट, एंड 340। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, वो आपको मेरे साथ समझ में आ गया कि जो पेमेंट हुई है हाँ उसमें से आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग हम माइनस करेंगे क्योंकि लास्ट ईयर का एक्सपेंस है जो आपने पे करा है, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड हम प्लस कर देंगे। तो 12,000, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। -710 प्लस 170 तो 11460, 11460, ठीक है। 7220 माइनस 864 प्लस 973, 7329, एब्सोल्युटली यस, ठीक है। 2172 माइनस 226 प्लस 340, सर 2286, एब्सोल्युटली यस, 2286। सिंपल सी बात, सिंपल। अब इसको कहाँ कहाँ पे डालना है सर, जहाँ जहाँ इनको फटाफट से पोस्ट कर देंगे, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, बैलेंस शीट की। अब ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, तो जो मेरे आउटस्टैंडिंग बैलेंस है सर कौन से, क्लोजिंग वाले, उसको डाल देंगे। सर जितने भी मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, हाँ जी, वो सब आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे। हाँ, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि एक आपने बनाई हेडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक साथ लिख दिया। एक साथ का मतलब प्रेजेंटेशन आप कुछ भी कर सकते हो, आप अलग अलग लिख लो, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग आपका, उसके बाद मैगजीन्स, वो सब कर सकते हो आप। नहीं तो सिंपल आपने क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और यहाँ पे लिखा एक तो सैलरी। मैं यहाँ पे क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, तो क्लोजिंग वाले थे 170, ठीक है, रेंट 973, रेंट 973, और मैगजीन 340। ये हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्कुल सही बात है। तो 170 973 प्लस 340 कितना हो गया, 1483। कितना हो गया, 1483। सिंपल सी बात है, हाँ जी। अब अगर हम बात करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर की, तो क्या इनकम एक्सपेंडिचर का भी आपको पता है कि जो जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि 2 सैलरीज, वर्किंग नोट का नंबर मेंशन कर देना बेटा, ठीक है। तो आपने कितना निकाला, 11460। तो जो भी करंट ईयर का एक्सपेंस आया वो आपके इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। 2 सैलरीज, यस, 2 रेंट, करेक्ट है, और 2 मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, मुझे बताओ। पता नहीं एनपीयू से इतना क्यों डरते हैं बच्चे। 7329 एंड 2286 हो गया, हाँ जी हो गया, ठीक है, शाबाश। तो ये एडजस्टमेंट भी हो गई। आप देखो, पहली, दूसरी, तीसरी हो गई, हाँ जी। अब आते हैं एफडी पे। 10% विद बैंक, स्टार्टिंग में आपके 20,000, क्लोजिंग में 20,000। एफडी का मतलब होता है आपका एसेट है, आपने एक तरीके से बैंक के पास अपनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, एग्जैक्टली। तो 20,000, ओपनिंग बैलेंस शीट में 20 आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 20 आएगा, ठीक है। 10% का मतलब है कि इस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 10% का एग्जैक्टली। तो अगर ईयर के स्टार्टिंग में 20 था, तो करंट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया, 2,000 रुपये। 2,000, हाँ जी 2,000। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। तो मुझे ये बात पता है, क्या पता है, कि जो मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट है, एक तो यहाँ पे आ गया एफडी विद बैंक, ओपनिंग बैलेंस शीट, एब्सोल्युटली यस, है ना, 20,000, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट, एफडी विद बैंक, ऑल राइट, 20,000। और मुझे ये भी पता चल गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, 2,000। लेकिन अब देखते हैं क्या आपको मिला, कितना है सर, 2,000 ही मिला है। क्या बात है सर, 2,000 आपके करंट ईयर की इनकम है, आपको 2,000 मिला। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने एक पॉइंट एडिशनल डाल दिया कि भाई इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। सर जब 2,000 मिलना था और 2,000 ही मिला, तो फिर इंटरेस्ट एक्रूड कैसे आ गया, यही तो पॉइंट है। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे तो सेम अमाउंट आ रहा है, अलग अलग भी आ सकता था। जैसे यहाँ पे आपको बोला 500, अब ये क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट इन द बिगिनिंग, एसेट इन द बिगिनिंग। इसका मीनिंग क्या होता है कि पिछले साल का इंटरेस्ट था जो आपको लास्ट ईयर नहीं मिला, करेक्ट है। हाँ, नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल फॉर्मूला होता है कि भाई जो पैसा आपको मिला, ठीक है, कितना मिला, 2,000, यस, इसमें से माइनस करेंगे जो मेरा बिगिनिंग वाला है। सर कौन सा वाला, बिगिनिंग वाला, क्यों बेटा, लास्ट ईयर आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, जो लास्ट ईयर नहीं मिला, तो करंट ईयर में मिला होगा। इनकम करंट ईयर की तो नहीं है ना, हाँ, प्लस जो आपका इंटरेस्ट एक्रूड है एंड में। अच्छा, क्या मतलब है इसका, कि करंट ईयर का इंटरेस्ट जो आपको मिला नहीं, ठीक है, तो प्लस 500, इसलिए आंसर आपका 2,000 ही आ रहा है, आंसर 2,000 आ रहा है, एग्जैक्टली।
यहाँ पे बेटा एग्जाम में आपके 500 की जगह अमाउंट चेंज हो सकती है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। करेक्ट है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में यस आ जाओ फटाफट से। अच्छा मुझे बताओ, जो इंटरेस्ट एक्रूड मुझे दिख रहा है वो बैलेंस शीट में भी तो आएगा। इंटरेस्ट एक्रूड आपका एसेट होता है। करेक्ट है। तो एफडी विद बैंक के साथ आपने लिखा इंटरेस्ट एक्रूड। ओपनिंग में भी 500, क्लोजिंग में 500। ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर में मैंने इनकम साइड लिखा इंटरेस्ट ऑन एफडी। इंटरेस्ट ऑन एफडी, हाँ वो तो 2000 ही आएगा। करेक्ट बात है, नो प्रॉब्लम। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में इंटरेस्ट एक्रूड, करेक्ट 500। तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, आसान है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सर किसकी, सब्सक्रिप्शन। ओ हो रिसीवेबल। यस बेटा, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट आप बनाएंगे। आपको क्वेश्चन में जो मर्जी इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन जैसे यहाँ पे एडवांस की गिवन नहीं है, आपको बस आउटस्टैंडिंग दे रखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग, लेकिन आप अकाउंट फिर भी बनाएंगे। रिस्क नहीं ले सकते बेटा हम बिल्कुल भी। ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने आंसर शीट्स देखी है, कई बार ऐसा हुआ है कि आधा नंबर एक नंबर वर्किंग नोट का काट लिया, पता नहीं क्यों। ठीक है। तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना रे बाबा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बनाएंगे भाई। ठीक है सर, ये हमारा आ गया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ऑल राइट सर। अब आपको बस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है। यस, एसेट का ओपनिंग बैलेंस है वो। टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। यस, एट बिगिनिंग आपको दे रखा है कितना, 1263। ठीक है। और आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है, बिल्कुल दिया है। तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, एग्जैक्टली 1575। यस। और बेटा क्वेश्चन ने आपको ये बोला है कि आपको सब्सक्रिप्शन मिला कितना है, बोला है, अरे बोला है, ये देखो रिसीट एंड पेमेंट में देखो सब्सक्रिप्शन 28,600। हाँ, तो आपको मैंने अभी बताया था कि जो पैसा हमको मिला बाय बैंक 28,600। इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्या आएगा, करेंट ईयर की इनकम टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एब्सोल्युटली यस। तो देखो ध्यान से, 28,600 प्लस 1575 माइनस 1263, एग्जैक्टली 28912। 28912, एब्सोल्युटली यस, 28912। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे लिख दो कि ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। एवरीबडी सुनो। अब आते हैं फटाफट से किस पे, फटाफट से आते हैं बैलेंस शीट पे। तो देखो ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है 31 मार्च 22। क्लोजिंग बैलेंस शीट है, हाँ जी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 1575। शाबाश, इजी। ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर में जो आपकी करेंट ईयर की इनकम है बाय सब्सक्रिप्शन। यस, वर्किंग नोट नंबर आई थिंक 3 था 4 था, जो भी था आप लिख देना। ठीक है। 28912 एब्सोल्युटली यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। देन जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, अगेन सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है। हाउ मच, 1263। करेक्ट है एवरीवन, इजी। बताओ मुझे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हो चुका है। अब बात आती है प्रीपेड एक्सपेंसेस की। तो देखो ज़रा, प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग, प्रीपेड एक्सपेंस का क्लोजिंग। पहले मीनिंग समझो, मीनिंग समझ में आएगा तो अपने आप हो जाएगा। अगर प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग है मतलब आपने एडवांस में खर्चा पे कर दिया था पिछले साल। बेटा जो ओपनिंग बैलेंस आ रहे हैं वो पिछले साल के क्लोजिंग से ही आ रहे हैं। ठीक है। तो लास्ट ईयर आपने प्री पे करा होगा, हाँ जी, तभी लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आ रहा था। ठीक है। तभी मेरा इस साल का ओपनिंग बैलेंस शीट में आया। लास्ट ईयर जो एडवांस पे किया था वो करेंट ईयर वाले के लिए पे किया होगा, तो करेंट ईयर का खर्चा है। जो मेरे प्रीपेड एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस आता है इसका मतलब ये करेंट ईयर से रिलेटेड है, करेंट ईयर का खर्चा, हाँ जी। और जो मेरे प्रीपेड एक्सपेंस का क्लोजिंग आ रहा है ये मैंने करेंट ईयर में पे करा जो अगले साल के लिए है। समझ आती है बात। ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिया है सन्ड्री एक्सपेंसेस, हाँ मतलब जो खर्चे आपने पे करे। अब आपको ये निकालना होगा कि करेंट ईयर का खर्चा कितना है। क्या हम निकाल पाएंगे? हाँ, इसके लिए एक सिंपल सा वर्किंग नोट में बनाऊंगा। ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 4। ऑल राइट। तो सबसे पहले कि जो आपने पूरे साल एक्सपेंसेस पे करे हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड एग्जैक्टली, जो आपको रिसीट एंड पेमेंट से दिखा 10278,
अब जो प्रीपेड एक्सपेंस है, हाँ जी, एट द बिगिनिंग उसको ऐड करेंगे, है ना। पिछले साल जो पे कर दिया था लेकिन खर्चा जो करेंट ईयर का है, प्रीपेड एक्सपेंस एट द बिगिनिंग, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है, एट द बिगिनिंग, एब्सोल्युटली यस। इजी सर, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 417, यस, और लेस कर दिया प्रीपेड एक्सपेंस एट द एंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस, हाँ जी, एट द एंड, सिंपल सी बात है। हाउ मच, 620, राइट 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 राइट। ये आपका करंट ईयर का एक्सपेंस आ गया। सर 620 माइनस क्यों किया बेटा, क्योंकि आपका एंड में आ रहा है, मतलब करंट ईयर में पे करा होगा जो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, तो करंट ईयर का नहीं है ना। 10278 प्लस 417 माइनस 620, हाँ जी 10075। मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट हो गई, क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया हमारा। अब कहाँ कहाँ क्या क्या जाएगा देखो ध्यान से, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होते हैं, हाँ जी, तो जो मेरे क्लोजिंग में आ रहे हैं, तो क्लोजिंग में क्या आ रहा है 620, ठीक बात है। फिर बात करते हैं सर इनकम एक्सपेंडिचर की। तो एक्सपेंडिचर साइड पे आपने क्या दिखा दिया, 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस, और वर्किंग नोट का नंबर मेंशन कर देना बेटा याद से, ठीक है, यस ओके नो प्रॉब्लम। तो कितना आ गया ये आ गया 10075, इजी इजी, ठीक है नो प्रॉब्लम। ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, यस, हाउ मच, दैट वाज 417, ये भी हो गया, वाह भाई वाह। फर्नीचर स्पोर्ट्स से, अरे एडजस्टमेंट सारी हो गई। अब क्या करेंगे, एक एक करके रिसीट एंड पेमेंट को देखते हैं। जो मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये क्या होता है, कैश का ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा 4820, ओपनिंग बैलेंस शीट, यस सर यस, यहाँ लिख दिया आपने, मान लो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड एग्जैक्टली, है ना, कि जो मेरे रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस होता है उसमें लिखेंगे इसको, करेक्ट है तो 4820 हो गया सर, ठीक है नो प्रॉब्लम। इसके बाद और क्या है, सब्सक्रिप्शन हमारा हो चुका है, हाँ। अब आपको मिसलेनियस इनकम मिली है तो इसको करंट ईयर की इनकम मानेंगे, ठीक है, 700 रुपये। तो इनकम एक्सपेंडिचर में हमने लिख दिया मिसलेनियस इनकम, इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो हमको पैसे मिले, हमारी इनकम है, ठीक है। तो मिसलेनियस इनकम आपकी कितनी आ रही है, 700 रुपीज़, एब्सोल्युटली यस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपके पास था क्या, इंटरेस्ट, ये हमारा हो चुका है, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, लाइब्रेरी बुक्स, मैगजीन हो गया, सब कुछ हो गया सर, बस क्लोजिंग बैलेंस बचा है, तो ये आपका आ रहा है 2450। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा कैश इन हैंड, वाह भाई वाह, हाउ मच 2450। मेरे हिसाब से क्या स्मूथली और बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है एग्जाम में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, क्या स्मूथली क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब एक एक करके निकालते हैं। तो जैसे मेरे पास ओपनिंग बैलेंस शीट है, हाँ जी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट से हमारा क्या निकल जाएगा एवरीबडी। अच्छा देखो सर, एक चीज़ हमारी रह गई, क्या ये गलती हो गई हमसे, कि जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे उनका हमने क्लोजिंग बैलेंस तो डाल दिया, हाँ, ओपनिंग बैलेंस डालना रह गया था, ये गलती नहीं करनी हमको। हाँ जी, ये तो मैंने लाइबिलिटी साइड पे देखा तो मुझे याद आया, सैलरीज, रेंट और मैगजीन्स, इसका ओपनिंग बैलेंस तो लिखा ही नहीं हमने, यही मिस्टेक्स हमको अवॉइड करनी है, ठीक है। तो जो हमको ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, जैसे कि आपका कहाँ है, ये रहा, ओपनिंग कौन सा था, ओपनिंग था 710864 और आपका 226, ये हमको लिखना है, बिल्कुल लिखना है। तो 710 यस, आपका 864 करेक्ट बात है, एंड 226, राइट एवरीबडी, करेक्ट। तो इसका टोटल लिख दो, 710 864 और 226 करेक्ट है, 1800। अब हम निकालते हैं अपना कैपिटल फंड, देखते हैं बेटा कि मेरा और आपका कैपिटल फंड मैच हो रहा है, होना चाहिए। एसेट में 9600, 7200, 5000, 25, 1263, 417, 4820, यस, ये आ रहा है 48,800, 48,800 माइनस 1800। तो दोस्तों मेरा जो कैपिटल फंड आया ओपनिंग वाला वो 47,000 आया, कैपिटल फंड का बैलेंसिंग फिगर 47,000, ठीक है, 48,800 डन हो गया सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यस। अब ये कैपिटल फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है ये मेरे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, करेक्ट है। तो कैपिटल फंड, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसका ओपनिंग बैलेंस कितना आया, 47,000। अब निकाल लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर से
कि हमको सरप्लस आ रहा है या डेफिसिट आ रहा है, तो आप फटाफट से देखते हैं। 3350 यस, 11460 हाँ जी, 7329 2286 10075 ठीक है हाँ जी, -2000 -28912 -700। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे डेफिसिट आ रहा है, क्यों? क्योंकि डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है ना सर, डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है हाँ जी, तो ये आ गया आपका डेफिसिट। डेफिसिट आ गया 2888, इजी। तो यहाँ पे आपका इनकम एक्सपेंडिचर भी खत्म हो गया। अब डेफिसिट का क्या होगा? कैपिटल फंड में से लेस होगा। अगर आप सरप्लस को प्लस करते हो तो डेफिसिट को लेस करेंगे, तो लेस डेफिसिट 2888। बस ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपके कैपिटल फंड का क्लोजिंग बैलेंस आ गया हाँ जी, 47,000 - 2888 44112। अब दोस्तों बैलेंस शीट अगर मैच हो गई तो मज़े ही आ जाएंगे, क्योंकि क्या सही क्वेश्चन हुआ है। देखते हैं मैच होती है नहीं होती। +1483 तो ये आ गया 45595। कितना आ गया? 45595, इजी हाँ जी। 8640 6560 5250 25 1575 620 2450 ठीक है, मैच हो गई हाँ जी, मैच हो गई दोस्तों, 45595। लेडीज एंड जेंटलमैन जी, चलो भाई फटाफट से बताओ, डन है? हाँ मजे आ गए, मजे। पहली बार बैलेंस शीट मैच करवाने का जो बेटा फील है ना, नहीं समझ सकता कोई और ना, सिर्फ सीए बच्चे, सीए कॉमर्स वाले बच्चे समझ सकते हैं। ठीक है, ओके ओके, डन डन डन। सब्सक्रिप्शन को एडलेस करके दिखा सकते हैं, दिखा दो बेटा, आपकी मर्ज़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके ओके, नो प्रॉब्लम एवरीवन। हाँ बेटा, 1 घंटे में 2 क्वेश्चन हो गए, नेक्स्ट 1 घंटे में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो बस उसके बाद अपने अपने घर चलेंगे। क्या सुशी ब्रेक चाहिए तुमको? नहीं बेटा प्लीज़, 2 घंटे में फटाफट ख़त्म करते हैं, है ना? सुशी ब्रेक उसी कुछ नहीं है। मुझे और भी काम करने हैं, आपके थ्योरी के लिए प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करने, ट्रू फॉल्स कंपाइल करने, है ना, कंपनी अकाउंट्स के कौन कौन से क्वेश्चंस करवाने वो भी देखना है, तो मेरे को भी बहुत सारे काम है ना, तो फटाफट आते हैं। एवरीवन शुरू करें? नहीं बेटा, आपको जो वर्किंग नोट्स बनाने हैं कोशिश करना कि प्रॉपर पर्टिकुलर अमाउंट लिखोगे, तो मैं आपको बस ऐसे ही करवा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, अरे मैं ये तो आपको अभी जो करवा रहा हूँ उसमें ऑब्वियस ही बात है, जैसे अब यहाँ पे हम टोटल, मैंने यहाँ पे टोटल नहीं लिखा, आपको यहाँ पे टोटल लिखना होता है। हाँ, तो ये तो बेसिक बातें करोगे ना आप। चलो बेटा, लाइब्रेरी का क्लोजिंग वैल्यू आपको दे रखा था ना, तो डेप्रीसिएशन के बाद ही है। जो लाइब्रेरी है उसका क्लोजिंग वैल्यू आफ्टर डेप्रीसिएशन ही है, तो हमने क्लोजिंग वैल्यू लिखा है, ठीक है? चलो एवरीवन, यस हाँ जी, फटाफट से आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जो मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, अच्छे क्वेश्चन है। हाँ, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, क्या बात कर रहे हो? क्लोजिंग कैश कहाँ से आया बैलेंस शीट में? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, भोलू कहीं का। रिसीट एंड पेमेंट का जो क्लोजिंग है यही होता है कैश का क्लोजिंग। फिर कहते हो सर एनपीओ मुश्किल है, ठीक है? चलो आओ फटाफट से आओ एवरीवन, यस, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर 10th इलस्ट्रेशन, यस, और ये आपके दिसंबर 21 के एग्जाम में भी आ चुका है, तो आओ फटाफट से देखते हैं। इस क्वेश्चन में अलग क्या है सर? ये उल्टा वाला क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर दे रखा है और आपको प्रिपेयर करना है रिसीट एंड पेमेंट। याद आ गया। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ चुका है, मतलब आ क्या सकता है भैया, आ चुका है। तो करना कैसे होता है? कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, सब कुछ सेम होता है, सोचने का तरीका अलग हो जाएगा। सोचने का तरीका अलग कैसे होगा, मैं आपको समझाऊंगा ये क्वेश्चन में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपके सामने है, येस सर येस, ठीक है, और ये बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आपके सामने है। क्वेश्चन ने बोला है कि एक तो बनाओ रिसीट एंड पेमेंट और एक बनाओ बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर बोला है। मुझे बताओ, क्या कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है? क्या हमको कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है? नहीं, तो भाई साहब हमको फिर ओपनिंग बैलेंस शीट भी तो बनानी पड़ेगी, ठीक है?
तो ये अब आपका हो जाएगा क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, राइट, सॉरी रिसीट एंड पेमेंट। सर ये रिसीट एंड पेमेंट है, क्यों, इनकम एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट, डेबिट साइड पे आपकी रिसीट्स आती है और क्रेडिट साइड पे आपकी पेमेंट आती है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट, कौन सी वाली, क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग वाली बैलेंस शीट हो गई है, हाँ जी, बैलेंस शीट एज ऑन, हैज़ ऑन, हाँ जी। ईयर कौन सा है, 31 दिसंबर 2022। और ऐसी ही बैलेंस शीट मुझे चाहिए, कौन सी, ओपनिंग, कहाँ बनाएंगे, वर्किंग नोट में बनाएंगे। तो वर्किंग नोट में बना लें फटाफट से, आ जाओ। December 31 2021, यस, ये हो गया हमारा पहला वर्किंग नोट। क्या हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, द आंसर इज यस सर, हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फटाफट से आएंगे, हाँ जी फटाफट से आएंगे। देखो क्वेश्चन की क्या है जी, आ जाओ। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा नोट है सर किसका है, सब्सक्रिप्शन का। तो आप बात समझ गए कि सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमको प्रिपेयर करना होगा, हाँ जी करना होगा। तो किसका है ये, तुमको इंतज़ार, फटाफट करो जल्दी करो जल्दी, चेती चेती करते हैं बेटा, हमारा काम ही यही है कि कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन करना। जल्दी आओ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यस, ठीक है ठीक है जी, ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे आते हैं। तो जो जो चीज़ें आपको दे रखी हैं, आपको पता है क्या क्या दे रखा है, कि आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग दे रखा है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग दे रखा है, एडवांस का ओपनिंग एडवांस का क्लोजिंग आपको दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। तो आ जाओ बनाओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, बनाओ फटाफट से, ठीक है। तो दिस इज आपका इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, आप चाहो तो अपनी बुक निकाल सकते हो, 10th इलस्ट्रेशन है, यस सर यस। तो आओ तो यहाँ पे आता है आपका आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ और थर्ड वर्किंग नोट है बेटा, है ना। तो अभी तक तो समझ में आ गया होगा। तो ये आपको क्वेश्चन में 600 दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको दे रखा है 750, एडवांस एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग एग्जैक्टली 450 दे रखा है एग्जैक्टली, एडवांस एट द एंड, आ जाओ जी आ जाओ, एडवांस एट द एंड एग्जैक्टली हाउ मच, 270। अब दोस्तों बात ये है कि चलो ये तो हमने लिख लिया सर, ये तो हमको पता है, आपने बता दिया। अब इनकम एक्सपेंडिचर में आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन, मतलब अब आपको इनकम बता रखी है करंट ईयर की। अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, पैसा कितना मिला ये बताया था, और करंट ईयर की इनकम निकालनी थी कि करंट ईयर में कितना अमाउंट रिसीव हुआ, वो हमको रिसीट्स एंड पेमेंट में बता रखा था एग्जैक्टली। और हमको क्या निकालनी थी, हमको निकालनी थी सर इनकम करंट ईयर की। अब करंट ईयर की इनकम दे दी है, तो आपको पता है कि करंट ईयर की इनकम कहाँ पे आती है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो करंट ईयर की इनकम हमने लिख दी, यस सर यस, जो हमको दे रखी है टू इनकम एक्सपेंडिचर, यस 7500। मज़े की बात क्या है, मज़े की बात यह है कि इसका मतलब अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, हाँ जी, वो होगी मेरी कि मुझे पैसा कितना मिला। तो सेम अकाउंट है, बस यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर अलग आ रही है, सब कुछ सेम था, लेकिन पहले वाले क्वेश्चंस में ये वाला फिगर मुझे दिया होता था और ये मैं निकालता था, बस उल्टा हो गया। 600 प्लस 750, सॉरी 600 प्लस 7500 प्लस 270 माइनस 450 माइनस 750, यस। तो 7170 ये है जो मुझे करेंट ईयर में रिसीव हुआ, करेक्ट है। अब जिसको जहाँ जहाँ पे पहुँचाना है पहुँचा दो, उठा के पटक दो फटाफट से। तो अगर हम बात करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट की, तो क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में आपके आएंगे, बिल्कुल, क्या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हाउ मच, 600, करेक्ट बात है। उसके बाद एडवांस भी मिला है आपको, बिल्कुल मिला है, तो एडवांस का सब्सक्रिप्शन, एवरीबडी ऐसा नो, 450। कहाँ से लिया, अरे बाबा ओपनिंग बैलेंस है ना, ये देखो, हाँ 600 ओपनिंग वाला 450 ऐसे ही आपके क्लोजिंग में भी आएगा, क्लोजिंग में भी आ जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है, करेक्ट है, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 750, ऑलराइट। और एडवांस कितना है, 270। क्या दिक्कत है इसमें,
270। एवरीबडी यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रिसीट एंड पेमेंट में क्या होता है, एक तो आता है सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस, हाँ वो दे रखा है नहीं दे रखा बाद में देखते हैं, ठीक है। और जो पैसा आपको मिला, यहाँ पे आपको पैसा मिला सब्सक्रिप्शन का, वर्किंग नोट नंबर 2, करेक्ट बात है कि सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मिला 7170, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, हो गया ना? नहीं मेरे को बताओ, एक इतनी सी भी दिक्कत है? नहीं है, चलो बस हो गया, तो ये तो हो गया। अब आते हैं सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर वर 400 एंड 450। तो वही सेम चीज़ें आपको दे रखी है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द बिगिनिंग एट द एंड, ओके। बस फ़र्क इस चीज़ का है कि पहले आपको ये बताया होता था कि करेंट ईयर में आपने सैलरी पे कितनी करी है और आप ये निकालते थे कि करेंट ईयर का एक्सपेंस कितना है। अब यहाँ पे आपको ये बता दिया कि आपका करेंट ईयर का एक्सपेंस कितना है और आपको निकालना क्या है कि आपने पेमेंट कितने की करी है। कैसे सोचेंगे मैं आपको बताता हूँ, आ जाओ। अरे आ जाओ, शर्माओ मत, फटाफट आओ ठीक है। वर्किंग नोट नंबर ये कौन सा था? 2, हाँ यहाँ लिख देते हैं 2। अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 पे, ठीक है। अब दोस्तों बात ये है, आपको ये पता है कि करेंट ईयर का सैलरी का खर्चा कितना है, सैलरी फॉर द करेंट ईयर, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में और कुछ मेंशन नहीं है, सोचो जो जैसे आपको बोल रहा हूँ सोचने के लिए, क्वेश्चन में और कुछ मेंशन नहीं है तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका मतलब जो करेंट ईयर का खर्चा है वो आपने पे करा होगा। कुछ भी मेंशन नहीं है, आउटस्टैंडिंग, पाउटस्टैंडिंग, एडवांस, पेडवांस, कुछ नहीं है सर, नथिंग इज मेंशन। आप क्या सोचोगे कि जो करेंट ईयर का सैलरी का खर्चा है वो आपने पे करा होगा, एग्जैक्टली। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग भी आ रहा है, तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का मतलब क्या है कि करेंट ईयर की, सॉरी, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग का मतलब क्या है कि सर इस साल के शुरुआत में, मतलब लास्ट ईयर के एंड में आपका कुछ आउटस्टैंडिंग खर्चा था, पिछले साल का खर्चा जो पिछले साल पे नहीं हुआ, उसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग से क्या सोचोगे आप कि पिछले साल के एंड का आउटस्टैंडिंग, पिछले साल का खर्चा जो लास्ट ईयर पे नहीं हुआ। क्या हम ये मानेंगे कि करेंट ईयर में पे होगा? हाँ, हम ये मानेंगे। हमें क्या निकालना है कि करेंट ईयर में जो पैसा आपने पे करा है, एक तो मैं ये मान रहा हूं कि मैंने ये पे करा होगा, हाँ। फिर अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ 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 वो भी तो पे करा होगा। तो बेटा उसको करते हैं ऐड, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द बिगिनिंग। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द बिगिनिंग, एब्सोल्युटली यस। कितना आ जाएगा? 400। समझ गए? ठीक बात है। अब फिर आपको बोल रहा है कि सुनो सुनो, आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी है। अब बेटा आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब क्या होता है कि करंट ईयर का खर्चा जो पे नहीं हुआ। बेटा अभी मैं क्या मान के चल रहा था कि ये जो करंट ईयर का खर्चा है वो सारा पे हुआ होगा, हाँ। लेकिन अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि करंट ईयर का खर्चा जो पे नहीं करा, तो जो पे नहीं करा उसको लेस करेंगे। ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड। अब आपको दिमाग क्या चलाना है कि भाई करेंट ईयर में आपने पेमेंट क्या क्या करी है, टोटल पेमेंट कितनी करी है। तो जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो आपने पे नहीं करा, उसको माइनस करेंगे। पिछले साल के आउटस्टैंडिंग को आपने पे करा होगा, उसको प्लस करेंगे, बस बात खत्म। ठीक है, ये आएगा आपका 4700 एग्जैक्टली। तो ये क्या है, ये जो बेटा आपने करेंट ईयर में पे करा। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। चलो आ जाओ ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यस, जो मेरे ओपनिंग वाली है, बिगिनिंग वाली, हाँ जी बिगिनिंग वाली, वो थी आपकी 400, चलो डाल दिया। क्लोजिंग में क्लोजिंग की आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट, हाउ मच, 450, चलो भाई ये भी डाल दिया। इसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर, सॉरी रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड पे बाय सैलरी, वर्किंग नोट नंबर 3, मजे ही आ गए सर, मजे ही आ गए, हाँ जी 4700। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट से। अब क्या बोलता है कि जनरल एक्सपेंसेस, ओके, इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60। रुक जाओ रुक जाओ और रुक जा, हाँ जी रुक जाओ ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस, हाँ तो आपको बेटा यहाँ पे दे रखे हैं, कहीं पे दे रखे हैं, कहीं पे दे रखे हैं, हाँ ये रे 500 रुपये। अब मेरी बात सुनो बेटा, इसमें गलती करते हैं बच्चे, इसलिए मुझे पता है। करेंट ईयर का खर्चा 500 रुपये है,
अगर वो इनकम एक्सपेंडिचर सॉरी हाँ इनकम एक्सपेंडिचर में दे रखा है तो इसका मतलब करेंट ईयर का खर्चा 500 है। हाँ जी, अब आपको बता रहा है कि प्रीपेड भी है 60। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि करेंट ईयर में टोटल पेमेंट कितनी करी होगी। तो दिमाग लगाओ, जो करेंट ईयर का खर्चा है वो तो पे किया होगा। हाँ, फिर कह रहा है प्रीपेड भी है, मतलब अगले साल का भी पे कर दिया, तो जो अगले साल का है वो भी पे किया होगा, तो ऐड कर देंगे। हाँ जी, समझ गए कि सर हमको क्या निकालना है? बेसिकली हमको ये निकालना है कि आ जाओ सर रिसीट एंड पेमेंट में आ जाए। हाँ जी, इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। हाँ, आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ आपको प्लस करनी है तो कर दो कि सर बाय जनरल एक्सपेंसेस जो करेंट ईयर का एक्सपेंस है वो तो पे किया ही होगा, क्योंकि कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह तो नहीं है। फिर वो बोल रहा है प्रीपेड भी है, तो प्रीपेड का मतलब होता है कि अगले साल का भी पे कर दिया, तो करेंट ईयर का भी पे किया होगा और अगले साल का भी पे किया होगा। तो 500 हाँ प्लस प्रीपेड आपका 60 है, तो टोटल 560 हो गया। अब जो प्रीपेड है सर वो आपका एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। बड़े मजे आते हैं मुझे इसको करने में, क्योंकि आसान है। प्रीपेड इंश्योरेंस, हाँ जी 60 है ना, ठीक है। अब आ जाओ फटाफट से, नेक्स्ट क्या बोलता है? नाउ ऑडिट फीस फॉर 22 इज एज येट अनपेड। 22 मतलब करेंट ईयर, तो करेंट ईयर का जो ऑडिट फीस है वो अनपेड है। इसका मतलब क्या हो गया? करेंट ईयर का ऑडिट फीस है बेटा जो आपके इनकम एक्सपेंडिचर में दे रखा है। इनकम एक्सपेंडिचर का मतलब होता है करेंट ईयर के खर्चे और करेंट ईयर की इनकम। 250। मेरी शिकायत है इंस्टीट्यूट से कि ऑडिट फीस आप इतनी कम क्यों लेते हो क्वेश्चन में? ज़्यादा लिया करो भाई, बच्चों को लगे कि ऑडिट फीस ज़्यादा होती है। हाँ, ऑडिट फीस हर क्वेश्चन में कम लेते हो आप, गलत बात है, ठीक है। तो ऑडिट फीस 250, हाँ जी 250, एवरीबडी ओके। तो ये करेंट ईयर की ऑडिट फीस तो क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो क्या मैं इसको दोस्तों पहले बैलेंस शीट में लिख सकता हूँ? लिख दो सर, आपकी मर्जी है, आपका क्वेश्चन है। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस मुझे बताओ 250, क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कह रहे ड्यूरिंग 2022 मतलब करेंट ईयर की बात कर रहा है, ठीक है। ऑडिट फीस फॉर 21 वॉज पेड 200 रुपये। सुन लो मेरी बात, सुन लो। करेंट ईयर की जो ऑडिट फीस थी वो तो आपने पे नहीं करी करेंट ईयर में, बिल्कुल सही बात है। तो वो तो रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आएगी, करेक्ट है भाई। रिसीट एंड पेमेंट में आती जब पे करी होती। कह रहे लेकिन करेंट ईयर में आपने पिछले साल की ऑडिट फीस पे करी है। यही बोल रहा है ना वो आपको कि ड्यूरिंग 2022 फीस फॉर 21 वॉज पेड अमाउंटिंग टू 200। बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल सही बात है सर कि फीस फॉर 2021 वॉज पेड अमाउंटिंग टू 200। तो मतलब पिछले साल वाली भी पिछले साल पे नहीं करी थी, तभी तो करेंट ईयर में पे करी है। तो पहली बात तो ये है कि करेंट ईयर में 200 रुपये पे करे हैं, तो भैया रिसीट एंड पेमेंट में चुपचाप ऑडिट फीस लिख दो। कौन सी? जो आपने करेंट ईयर में पे करी। कितनी पे करी है? 200, बात खत्म। अच्छा, अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, अगर आप पिछले साल वाली करेंट ईयर में पे कर रहे हो तो इसका मतलब पिछले साल ये आउटस्टैंडिंग थी, ओपनिंग बैलेंस शीट में तो आएगी ना। अगर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थी तो इस साल की ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग थी, तभी तो आपने करेंट ईयर में पे करी है, ठीक है। तो 200 रुपये आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में तो आएंगे बिल्कुल, कि क्या थे? आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, एग्जैक्टली 200, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गई? हाँ सर हमको बात समझ में आ गई, अच्छा पॉइंट था, यस। नाउ इसके बाद क्या बोलता है? द क्लब जो एनपीओ है ओन्ड अ फ्री होल्ड ग्राउंड वैल्यूड एट 10,000। कह रहा है क्लब के पास 10,000 रुपये का ग्राउंड था, तो मतलब कोई खरीदा नहीं है, पहले से था। ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। कितना? 10,000 का। ग्राउंड मतलब लैंड है, तो डेप्रिसिएशन वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। हाँ जी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपका इसका मतलब फ्री होल्ड ग्राउंड है आपके पास। फ्री होल्ड का मतलब है जिसकी ओनरशिप आपके पास होती है उसको बोलते हैं फ्री होल्ड, जो भी है। तो हमारे पास ग्राउंड है, तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट में आप इसको लिख सकते हो, फ्री होल्ड ग्राउंड। अगर करेंट ईयर में खरीदा होता तो बताते ना, ये कह रहे पहले से है, ठीक है। 10,000 ओन्ड। ओपनिंग में भी लिखो भाई, फ्री होल्ड ग्राउंड। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद और फटाफट से नेक्स्ट क्या बोलता है? क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में, हाँ, वैल्यूड एट 2600। ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे वो 2600 थे। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में
आफ्टर डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इक्विपमेंट की वैल्यू 2700 है, मतलब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों वैल्यू पता है, ओपनिंग भी पता है, क्लोजिंग भी पता है। बेटा क्या हमारे पास और कुछ है? हाँ है, इसका डेप्रिसिएशन दे रखा है। हाँ, मैंने आपको सिंपल सी एक बात समझाई थी, ओपनिंग क्लोजिंग आपको दे रखा है और उसके अलावा एक और कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप आराम से उसका अकाउंट बनाओगे हमेशा हमेशा। क्यों सर? मैं आपको बताता हूँ क्यों। इधर आओ, वर्किंग नोट नंबर 4 बनाओ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अगर आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और साथ में कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उसका अकाउंट तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है, ये हो गई आपकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, नो प्रॉब्लम सर। है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको बताया था कि ईयर के स्टार्टिंग में 2600 है, तो ये क्या ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी? बिल्कुल जाएगी। फिर आपको बताया कि क्लोजिंग में 2700 है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी, बिल्कुल जाएगी। फिर आपको बताया कि भैया करेंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है, जो आपको दे रखा है इनकम एक्सपेंडिचर में, कितना है? 300। मुझे पता है कि आपको पता है ठीक है, अरे मेरे को पता है कि आपको पता है कि क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर आएगी। कहाँ पे आ रही है? डेबिट साइड पे। ये आपका 3000 हो रहा है, ये 2600 हो रहा है, तो इसका मतलब डेबिट साइड पे 400 क्या होगा? जो खरीदा है आपने डेबिट साइड पे, और क्या आता है? टू बैंक। करेक्ट बात है कि मतलब करेंट ईयर में आपने 400 रुपीज़ का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा। यस, तो कौन कौन कहाँ कहाँ जाएगा? आ जाओ भाई आ जाओ, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। हाँ जी, तो यहाँ पे आपने लिखा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो आपको दे रखा है 27 का, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद है ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट, तो आपको बता रखा है 2600। यस, और आपको ये पता चला कि 400 का आपने परचेज किया है, तो बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वर्किंग नोट नंबर आई थिंक 4 था। यस, हाउ मच? 400। ठीक है, खत्म होने वाला है। इधर आओ। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। सर लास्ट की कुछ 2 एडजस्टमेंट है कि इन 2021, यस सर, द क्लब हैज़ रेज्ड अ बैंक लोन ऑफ 2000 रुपीज़। सर 21 में, बेटा 21 तो लास्ट ईयर था, आपको पागल बना रही है। अभी आपको लगता है कि अच्छा लोन लिया आपने, नहीं, लास्ट ईयर था 21, लास्ट ईयर में आपने लोन लिया था, लास्ट ईयर के रिसीट्स एंड पेमेंट में गया होगा, ठीक है। अब आपको इतना बताया कि दिस वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 22, करेंट ईयर में आपने उस लोन की रीपेमेंट नहीं करी है। अगर आपने लास्ट ईयर लोन लिया था तो क्या लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लोन आया होगा? हाँ, तो मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लोन आएगा, और क्योंकि पे नहीं करा तो करेंट ईयर के एंड में मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में लोन आएगा। एग्जैक्टली हाउ मच? 2000 रुपये। क्या इसका कोई इंटरेस्ट वगैरह है? होगा तो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। 2000 तो सबसे पहले आप आ जाओ किस पे? बैलेंस शीट पे। ये आपका बैंक लोन है, हाँ जी, 2000 रुपीज़ का। ओपनिंग में लिख दिया, क्लोजिंग में लिख दिया, दोनों में लिख दिया, ठीक है, बैंक लोन 2000। अब दोस्तों एक एडजस्टमेंट ऐसी, हाँ, क्लास में समझाने के बाद भी, हाँ जी, पता नहीं क्यों दिक्कत करते हैं। अच्छा, वो एडजस्टमेंट अभी आएगी, ऊपर है क्या? ऊपर है, अच्छा ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीबॉडी। अब इसके बाद क्या बोलता है? इसके बाद बोलता है ऑन 31 दिसंबर 22, मतलब ईयर के एंड में कैश इन हैंड आपके पास 1600 है। बेटा क्या ये आपका कैश का क्लोजिंग बैलेंस है? हाँ जी। और अगर कैश का क्लोजिंग बैलेंस है तो यहाँ आपने क्या लिखा? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, नीचे ही कर दो बेशक। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, एग्जैक्टली हाउ मच? इट इज़ 1600। और क्योंकि ये क्लोजिंग वैल्यू है, क्या ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी? बिल्कुल जाएगी। तो आ जाओ भाई आ जाओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड हाउ मच? 1600। काफ़ी आसान, काफ़ी आसान। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सर एडजस्टमेंट्स हमारी हो गई है, अब आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। सैलरी हो गया, जनरल एक्सपेंस, ऑडिट फीस। अब यहाँ पे आपको दिया है ऑनरेरियम, तो मतलब ये करेंट ईयर का खर्चा है। क्या इसके बारे में आपको कुछ भी बताया गया? आउटस्टैंडिंग एडवांस कुछ नहीं, तो मतलब करेंट ईयर में पे हुआ होगा। तो 1000 रुपीज़ का आपने पेमेंट कर दी बाय ऑनरेरियम, ऑनरेरियम, बात खत्म। अच्छा इजी, ठीक है। इसके बाद बात करता है सर किस चीज़ की? आपका है स्टेशनरी और प्रिंटिंग, ऑल राइट, 450 रुपीज़। तो ये भी इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो बाय स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, बाय
स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, यस। जो बच्चे क्लास लीव करके जा रहे हैं, 450, ठीक है, आ जाओ। क्या बोलूँ मैं उनको। एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, अगेन नॉर्मल खर्चा है सर, हाउ मच, 1500 बाय एनुअल डिनर एक्सपेंसेस एवरीबडी। साल का एक डिनर करते हैं ये साथ में। एनुअल डिनर एवरीबडी हाउ मच, 1500 रुपये। वाह भाई वाह, बहुत ही कम है, ठीक है। इसके बाद आओ फटाफट से। अब देखो इंटरेस्ट की पेमेंट हुई आपकी 150 रुपीज़ की, तो बाय इंटरेस्ट 150, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 150। डेप्रीसिएशन की पेमेंट तो नहीं होती है, हाँ वो तो नॉन कैश है, तो ठीक है, यहाँ तक आपने लिख दिया। अब बात आती है सर किसकी, इनकम की। सब्सक्रिप्शन आपने लिख दिया। एंट्रेंस फीस, अब यहाँ पे होती है दिक्कत। बच्चे सोचते हैं सर ये तो कैपिटल फंड में ऐड होगी। अरे भोलू, कैपिटल फंड में, इधर आओ सुन लो, एंट्रेंस फी का क्या चक्कर है। एंट्रेंस फीस या तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाती है या बैलेंस शीट में जाती है, सिंपल। हाँ जी करेक्ट बात है। अगर वो आपको बता दिया कि इनकम में डाल रखी है, यस हाँ जी, तो कैपिटल फंड में क्यों जाएगी। अगर बता दिया उसने, क्या बता दिया कि इनकम माना आपने, यस, तो कैपिटल फंड में क्यों जाएगी। दो ट्रीटमेंट क्या होते हैं, एक तो पैसा मिलता है, पैसा तो हमेशा मिलेगा, करेक्ट बात है सर, एक तो पैसा मिला, दूसरा सेकंड वुड बी या तो इनकम एक्सपेंडिचर या आपकी बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर या बैलेंस शीट, एब्सोल्युटली यस। तो भैया जी आपके पास, हाँ जी, इनकम में आ रही है, यस, तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, ध्यान रखना। पैसे आपको मिलेंगे, पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। टू एंट्रेंस फीस, टू एंट्रेंस फीस, राइट एवरीबडी, करेक्ट बात है। तो एंट्रेंस फीस में आपने लिख दिया 250, 250, शाबाश। इसके बाद क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, तो लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, मतलब पैसा मिला। कॉन्ट्री फॉर एनुअल डिनर, एनुअल डिनर सिंपल है, 1000 रुपीज़, ठीक है। कॉन्ट्री करिए 1000 की, डिनर कर लिया 1500 रुपये का, हाँ वाह। इसके बाद क्या है, एनुअल स्पोर्ट्स रिसीट्स है आपके पास 750, पैसा मिला, दिमाग लगाना ही नहीं है, ख़त्म। एनुअल यस स्पोर्ट्स जो भी था, ठीक है, कितना था ये, 750। भाई क्वेश्चन हो गया ख़त्म। क्या दिक्कत थी इसमें, एग्जाम में आता है 10 मार्क्स का, हाँ कुछ भी नहीं है। अब मेरी बात सुनो, जो आपका ये रिसीट एंड पेमेंट है, इसमें क्या होगा, इसमें बेटा जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगी आपकी ओपनिंग बैलेंस, वही तो बचा हुआ है। तो फटाफट से बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। 4700 प्लस 560 प्लस 200 प्लस 400, 1000, 450, 1500, 150 प्लस 1600 माइनस 7170 माइनस 250 माइनस 1000 माइनस 750। हाँ जी, कितना आ रहा है एवरीबडी, ये मैंने प्लस कर दिया क्या इसको, सॉरी, दोबारा, यस, मैंने लास्ट में माइनस लेके प्लस का बटन दबा दिया, सॉरी। जल्दी करता हूँ, फटाफट से करता हूँ। 450, 1500, 150, 1600 माइनस यस 7170 माइनस 250 माइनस 1000 माइनस 750, या तो 1390 एवरीबडी, कितना आ रहा है ये, 1390 एग्जैक्टली। और दोस्तों ये 1390 क्या है, आपके कैश का ओपनिंग बैलेंस, तो इसको फटाफट से डालो ओपनिंग बैलेंस शीट में। सोचना नहीं है कि बाद में डालेंगे, नहीं उसी टाइम डालो। तो कैश इन हैंड, हाँ जी बिल्कुल सही, 1390 खत्म। अब यहाँ से आप फटाफट से निकाल लो क्या, जो आपका ओपनिंग कैपिटल फंड है, निकाल सकते हैं, हाँ जी फटाफट से निकालो। 600, 10,000, 20 यार स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग तो 26 था, मैंने उल्टा लिख दिया। बच्चे बोल रहे होंगे सर उल्टा लिख दिया आपने, मेरे को याद है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग 26 था, क्लोजिंग 27 था, सॉरी सर, व्हाट अ मेमोरी सर, व्हाट अ मेमोरी। ठीक है, नहीं आई रिमेंबर, हाँ जी मैं वही देख के मैंने वही बोला। 2600 1390, तो 14590 माइनस 200 450 400 2000, तो 11540, तो ये आपका कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर हाउ मच, 11540। डन हो गया, डन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ फटाफट से, यहाँ पे आ गए हम और हमने लिखा कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड का एक तो आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया, बिल्कुल आ गया, कितना आ गया 11540, ठीक है। अब इनकम एक्सपेंडिचर जो आपको दे रखा था उसमें आपको दे रखा है सरप्लस 600 का, आपको पता है सरप्लस प्लस कर देते हैं, ठीक बात है, 600 रुपये।
तो 11540 यस प्लस आपका 600, ये हो जाएगा 12140 करेक्ट, 115 हाँ 12140 राइट, 15×6=21 हाँ सही है, 12140 एवरीबडी। अब दोस्तों बारी है बैलेंस शीट को मैच करने की, नहीं हुई अगर तो मैं आपको घर पे आके पीटूंगा ठीक है कि क्यों नहीं हुई मेरी बैलेंस शीट मैच। तो ये आ गया 15110 15110 ठीक है, 750 60 10,000 27 1600 हो गई ठीक है, 15110 एवरीबडी फटाफट से आओ। वाह 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 यस एवरीवन। अब मुझे फटाफट से बताएंगे क्या ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हमारा एवरेज चल रहा है आधे घंटे में एक क्वेश्चन ना, ठीक है ठीक है हाँ, वो तो मैं तो समझा भी तो रहा हूँ साथ में। सर एज्यूम दैट अमाउंट इज इन लैक फॉर ऑडिट फीस, हाँ वेरी गुड ठीक है वेरी गुड। कब से बोलना चाहती थी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, मैं समझ गया बेटा, आपकी मन की बात मेरे तक पहुंच जाती है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट दिखा दीजिए, सब्सक्रिप्शन में तो कुछ है ही नहीं, दिखाऊं क्या इसमें। एग्जाम में मैच नहीं होती बेटा, बिल्कुल होगी, जब यहाँ मैच हो रही है तो वहाँ भी मैच होगी। एक क्वेश्चन हो रहा है, हाँ जी एक क्वेश्चन हो रहा है, पूरा रिवाइज हो रहा है ना, मुझे भी लग रहा है। चलो एवरीवन आ जाओ फटाफट से, लास्ट क्वेश्चन आपको पता ही है बेटा, आपका फेवरेट क्वेश्चन है 8th इलस्ट्रेशन यस, और ऐसा क्वेश्चन अभी आया था May 25 में, आई थिंक Jan 25 में आया था शायद से, सही में। लास्ट क्वेश्चन पे है, थकना नहीं है, उसके बाद लंच करेंगे। ये वाला क्वेश्चन समझते हैं, हाँ जी समझते हैं, और उसके बाद फिर हम चलेंगे, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तिंग तिंग तिंग, एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग कैसे आ रहा है बेटा, आउटस्टैंडिंग इनकम आएगी ना। अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो वो आपका एसेट है, मतलब एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब अमाउंट रिसीवेबल है, उस इनकम का पैसा मिलना बाकी है, तो एसेट। आउटस्टैंडिंग खर्चा है, मतलब खर्चा पेबल है, वो लायबिलिटी में आता है, ठीक है। दिस इज 8th इलस्ट्रेशन, इसमें एक ऐसी एडजस्टमेंट है हाँ जो बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है, और क्योंकि क्वेश्चन मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है। द फॉलोइंग वॉज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द एक्स क्लब फॉर द ईयर दिस। तो यहाँ पे अगेन आपको क्या दे रखा है सर, रिसीट एंड पेमेंट दे रखा है, तो इट्स ए नॉर्मल क्वेश्चन कि रिसीट एंड पेमेंट है, आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, यस सर यस ठीक है, और फिर आपको दे रखी है क्या, आपको दे रखा है कि आप इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाओ। इसमें ना 2-3 एडजस्टमेंट ऐसी है जो मस्त है, बच्चे बहुत परेशान करते हैं मुझे, हाँ जी ठीक है, समझाने के बाद भी डाउट पूछते हैं, तो इसको हम समझेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, अगेन क्वेश्चन ये है, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया है, ये नालायक लोग देते ही नहीं है ठीक है। क्या आपके सामने कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस है, द आंसर इज नो। तो क्या इसका मतलब कैपिटल फंड के लिए हमको ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, हाँ जी करना पड़ेगा। तो किसका वेट कर रहे हो, आ जाओ, मैंने बना रखा है, तो ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, ऑल राइट सर ऑल राइट। फॉर द ईयर एंडेड उसको लिख लेना, ठीक है। ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट हो गई, बैलेंस शीट एज ऑन, ठीक है। तो दिस इज क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी 31 मार्च 2022 की, राइट राइट, और यही हमको चाहिए ओपनिंग में भी। तो ये आपका पहला वर्किंग नोट हो गया, करेक्ट है। दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1, 31 मार्च 2021 एग्जैक्टली। क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। चलो आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस शीट में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, इसलिए ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए हमको, आ जाओ एक एक करके शुरू करेंगे, बिल्कुल सही। तो एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, यस सर एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोलता है, यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये है सब्सक्रिप्शन ड्यू, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। क्या एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी हम अकाउंट बनाएंगे। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन का पैसा कितना मिला, तो सर रिसीट साइड पे आ रहा होगा, करेक्ट बात है। डोनेशंस एंड सब्सक्रिप्शन एक साथ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाफट से आओ, जल्दी से सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने बना लिया वर्किंग नोट नंबर 2। तो जैसा लास्ट क्वेश्चन में था वैसा ही है, बस लास्ट क्वेश्चन में आपको रिसीट एंड पेमेंट निकालना था और यहाँ पे आपको करेंट ईयर की इनकम निकालनी है, बात तो वही है। दिस इज योर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यस, तो आउटस्टैंडिंग आपको दे रखा है, बिल्कुल। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग आपने यहाँ पे लिखा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग हाउ मच, 150, इजी, यस। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, एट द एंड एब्सोल्युटली यस, हाउ मच, 100, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको ये पता है क्या कि पैसा कितना मिला बाय बैंक। रिसीट एंड पेमेंट में आपको दे रखा था 2600, करेक्ट बात है। तो यहाँ पे आपकी बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी कि करेंट ईयर की इनकम कितनी है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इजी, समझ गए। तो 26, 27 माइनस 150, 2550, 2550 एग्जैक्टली। अब जो जो चीज़ जहाँ जहाँ जानी है भेजो बेटा भेजो। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, ठीक है। तो ये आ गया आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करेक्ट है। हाउ मच, 150। जो क्लोजिंग है 100 है, वो आएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हाउ मच, 100, नो प्रॉब्लम, यस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगी आपकी इनकम आपकी क्रेडिट साइड पे आती है, तो बाय सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट नंबर 2, 2550। बताओ कितना फटाफट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है सर क्या, इसके बाद आता है आपका अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, मतलब आउटस्टैंडिंग है सर, ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही है बेटा, और कुछ नहीं है। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग खर्चा, ठीक है, ऑलराइट। ये एट द बिगिनिंग है, ये एट द एंड है, ऑलराइट। और फिर आपको कहीं ना कहीं बता रखा होगा कि प्रिंटिंग का करेंट ईयर का एक्सपेंस कितना है, ये रहा 280। क्या हम निकाल पाएंगे, क्या निकाल पाएंगे कि करेंट ईयर में आपने कितना पे करा है, सॉरी दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको ये बता रखा है कि करेंट ईयर में आपने पे कितना करा है। दिस इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो हमको क्या निकालना है कि करेंट ईयर का एक्सपेंस कितना है, निकाल पाएंगे। हाँ, तो मेरी बात सुनो, अगर आपको एक बार ये समझ में आ जाए ना कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और एंड का मतलब क्या है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग मतलब लास्ट ईयर का खर्चा जो करेंट ईयर में पे करा होगा, हाँ जी। अब क्योंकि आपको ये निकालना है कि करेंट ईयर का खर्चा क्या है, तो आप इसको माइनस करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट करेंट ईयर खर्चा। इसको प्लस करेंगे 80 को, क्योंकि 80 इज करेंट ईयर खर्चा जो आपने पे नहीं करा। समझ गए बात को, तो बस मीनिंग समझ में आना चाहिए, रट्टे वट्टे मारने की जरूरत नहीं होती है। वर्किंग नोट नंबर 3, प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, हाँ जी। तो आपको ये पता है कि आपने पे कितना करा, तो अमाउंट पेड फॉर प्रिंटिंग, अमाउंट यस पेड फॉर प्रिंटिंग, एग्जैक्टली। तो कितना पे करा आपने, आपने पे करा है बेटा 280, राइट, यस। अब इसमें आप क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग माइनस करेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर का खर्चा जो आपने पे करा होगा। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, सर हमने माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, कितना था वो आपका 100 रुपये, माइनस कर दिया, शाबाश, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर क्या बोलता है सर, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, करेंट ईयर का एक्सपेंस है जो करेंट ईयर में पे नहीं हुआ, एक्सपेंस करेंट ईयर का है, बिल्कुल सही बात है। तो 80 आपने प्लस कर दिया, तो 20 माइनस करेंगे 260 आ जाएगा, 260 इज द करेंट ईयर एक्सपेंस। हाँ, अब जो जो चीज़ जहाँ जहाँ जानी है वहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, तो 280 आपने पे करा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, हाँ जी, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, ड्यू फॉर प्रिंटिंग, एग्जैक्टली। तो ओपनिंग में कितना था 800 और आपके क्लोजिंग में कितना है 80, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग। इजी इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आ जाओ भाई फटाफट से इनकम एक्सपेंडिचर पे। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो 2 प्रिंटिंग एक्सपेंस, करेक्ट बात है। वर्किंग नोट नंबर 3 लिख दो यहाँ पे, करेक्ट।
और 260 लिख दो, हो गया इजी। हाँ जी देवियों और सज्जनों भाइयों और बहनों, गाइज एंड गर्ल्स, हाँ जी। अब दोस्तों जिस पॉइंट के लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं वो पॉइंट अब हम समझने वाले हैं, एग्जैक्टली वो पॉइंट अब समझने वाले हैं। तो प्लीज़ कृपया करके आप क्या करेंगे, स्क्रीन पे फोकस करेंगे। क्या करना है, स्क्रीन पे फोकस, एब्सोल्युटली यस। फटाफट से आ जाओ। शुरू करें सर, शुरू करते हैं। इधर आओ, फटाफट से आओ। क्या बोला गया गाइस, पेन पेपर छोड़ दो, पेन पेपर छोड़ दो, हाँ जी छोड़ दो, इधर आओ। चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। ओ माय गॉड सर, BRS चेक्स, हाँ जी, अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। क्या मतलब है, इसका मतलब समझते हैं। अनप्रेजेंट का मतलब होता है कि आपने चेक को इशू कर दिया, सामने वाले इंसान ने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करा, इसलिए मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटे। मतलब तो ये होता है बेटा, BRS भी रिवाइज करवा के आया हूँ, सारे चैप्टर रिवाइज करवा दिए, कंपनी अकाउंट्स बचा हुआ है। चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स का मतलब क्या हो गया कि चेक इशू कर दिया, नो प्रॉब्लम सर, इशू कर दिया। कैश बुक में मेरा रिकॉर्ड हो गया होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पासबुक में नहीं आया होगा। सर ये यहाँ पे क्यों आया है? दोस्तों अगर आप रिसीट एंड पेमेंट देखोगे तो एक बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पे जो आपको बैंक बैलेंसेस दे रखे हैं वो पासबुक के दे रखे हैं। इसका मतलब जो ये रिसीट एंड पेमेंट है वो पासबुक को देखकर बनाया गया है। क्या बनाया है सर? पासबुक के अकॉर्डिंग बनाया है। ओ माय गॉड, हमको तो बैलेंसेस कैश बुक के चाहिए होते हैं। जो मैं बैलेंस शीट में, अपना ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो बैंक का बैलेंस दिखाऊंगा वो तो कैश बुक के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा, करेक्ट है। और ऐसा हो सकता है कि पासबुक का ओपनिंग बैलेंस और कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस डिफर करे। हाँ क्यों? टाइमिंग डिफरेंसेस। सर टाइमिंग डिफरेंस क्या था कि मैंने चेक इशू कर दिया तो मेरे को कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही है, वो गलत नहीं है, रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन अगर पैसे अकाउंट से नहीं कटे तो पासबुक में नहीं आ रहा होगा, तो डिफरेंस आएगा। अब इसका मतलब अगर ये पासबुक के बैलेंस है तो क्या मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा कैश बुक के बैलेंस में? करेक्ट बात है। अब मेरी बात सुनो, जो ये आपके पास पासबुक के बैलेंसेस दे रखे हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, एक तो आपको दे रखा है डिपॉजिट अकाउंट, एक आपको करंट अकाउंट। बेटा डिपॉजिट अकाउंट मतलब जैसे FD अकाउंट होता है, डिपॉजिट मतलब जैसे FD अकाउंट होता है, तो डिपॉजिट अकाउंट से ट्रांजेक्शन्स नहीं होती है। डिपॉजिट अकाउंट का बैलेंस आपके कैश बुक का, पासबुक का सेम ही आता है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। हमें डिपॉजिट अकाउंट का कुछ नहीं करना, जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो कैश बुक और करंट अकाउंट से होती है, ठीक है। तो हमको देखना है मेन करंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग 600 आ रहा है, हाँ जी, और ये 150 आ रहा है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, जो ये 600 का ओपनिंग बैलेंस आया, यस, और यहाँ पे आपको दिया है कि ईयर के स्टार्टिंग में 300 का चेक अनप्रेजेंटेड है। लेट्स थिंक अबाउट इट, ओके, थिंक अबाउट इट, लेट्स थिंक अबाउट इट, ठीक है। ये आपका कैश बुक का बैलेंस है, ये आपका पासबुक का बैलेंस है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने के लिए कि ये जो चेक अनप्रेजेंटेड है इसको छोड़कर इसके पहले मेरे कैश बुक का बैलेंस 900 आ रहा था, पासबुक का भी 900 आ रहा था, या मान लेते हैं सॉरी कि भैया कैश बुक का भी 600 आ रहा था, पासबुक का भी 600 आ रहा था। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ईयर के स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने चेक को इशू कर दिया। बेटा जब मैं चेक को इशू करता हूँ तो क्या कैश बुक से माइनस हो जाता है? करेक्ट बात है, क्योंकि वो अनप्रेजेंटेड है तो पासबुक से पैसे नहीं कटे। हाँ, तो मेरे कैश बुक का बैलेंस तो 300 आ रहा होगा ना, पासबुक का तो 600 आ रहा है। ओ भाई, मैं अपने बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बनती है आपके कैश बुक के अकॉर्डिंग, अपने बैलेंस शीट में सर मैं ये इसका मतलब 600 नहीं दिखाऊंगा, मैं 300 दिखाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, इससे ज़्यादा तो क्या ही समझाऊंगा मैं इस टाइम पे आपको। हाँ सिंपल सी बात है कि सर ये जो करंट अकाउंट आ रहा है पासबुक के अकॉर्डिंग आ रहा है, चेक अनप्रेजेंटेड है तो पासबुक से पैसे नहीं कटे होंगे लेकिन कैश बुक से कट गए होंगे, तो कैश बुक का बैलेंस कितना आएगा? 300। तो मेरी बात सुनो, जो मैं अपने ओपनिंग बैलेंस शीट में जाऊंगा, यस ओपनिंग बैलेंस शीट में गए, हाँ, तो एक तो आपका डिपॉजिट अकाउंट आ रहा है वो तो सेम आएगा, डिपॉजिट अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, डिपॉजिट अकाउंट आपका सेम आएगा, दैट विल बी 2230, एग्जैक्टली 2230। लेकिन दोस्तों जब करंट अकाउंट का बैलेंस लिखूंगा, जब हम करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? था तो 900, था तो आपका 600, लेकिन 300 रुपीज़ माइनस करे तो भाई करंट अकाउंट 300 आएगा। मेरे कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरा बैंक बैलेंस कितना आएगा? 300, तो मैं 300 लिखूंगा। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग भी है आपके पास, करेक्ट है,
हाँ है ना, क्लोजिंग कितना है आपके पास 260, तो ईयर के एंड में भी 260 रुपीज़ के चेक ऐसे हैं जो अनप्रेजेंटेड है। अब मुझे बताओ अगेन कि इसका मतलब ये है कि करंट ईयर में आपने ये चेक दिए, बिल्कुल दिए, अगर क्लोजिंग में आ रहा है तो, कि करंट ईयर में चेक दिए लेकिन वो अभी तक 31 मार्च तक प्रेजेंट नहीं हुए। क्या मैंने ये 260 अपने कैश बुक से माइनस कर दिया होगा? कर दिया होगा, लेकिन क्या पासबुक से माइनस हुआ होगा? नहीं। तो सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे कि जो करंट अकाउंट का 150 है, हाँ, उसमें से 260 माइनस होंगे, यस, क्योंकि मेरे कैश बुक में 260 माइनस हो चुके होंगे, बिल्कुल सही बात है। सर ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट। अगर आपके करंट अकाउंट का अभी 150 रुपीज़ का बैलेंस है और आप 260 माइनस करोगे तो 110 आएगा, यस। 110 नेगेटिव बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, एग्जैक्टली। तो जो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट लिखूंगा उसमें क्या लिखूंगा? ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट, लाइबिलिटी साइड पे, करेक्ट, ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट, एग्जैक्टली। कि भैया देखो बहुत सिंपल सी बात है कि आपका कितना था, आपका था कितना था भाई, मैं भूल गया, 150 माइनस 260, एग्जैक्टली 150 माइनस 260, हाँ 110। डिपॉजिट अकाउंट आपका सेम आएगा, डिपॉजिट वहीं का वहीं आएगा, जो आपको क्लोजिंग में दे रखा है डिपॉजिट, वो दे रखा है 3090, वो वैसे का वैसा आएगा, वैसे का वैसा आएगा, ठीक है, 3090, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये बात क्लियर है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट नहीं है, एक नया पॉइंट है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत मुश्किल पॉइंट है, लेकिन न्यू पॉइंट आया था तो आपको समझना था, एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। सर ये जो रिपेयर वाली चीज़ है, अब यहाँ पे आपको रिपेयर का एक्सपेंस दे रखा है, आप देख सकते हो, हाँ देख सकते हैं सर, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, इसमें क्या होगा? अब खुद दिमाग लगाओ, ये आपका आ रहा है एज पर पासबुक, करेक्ट है सर, क्योंकि पूरा रिसीट एंड पेमेंट पासबुक के अकॉर्डिंग बना होगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि बस ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पासबुक है, अरे भैया पूरा का पूरा इसका मतलब आपका पासबुक के अकॉर्डिंग बना है। हाँ अब जरा दिमाग लगाते हैं, ठीक है, इसको करने के और भी तरीके हैं, याद भी करवा सकते हैं कुछ लोग, लेकिन अब दिमाग लगाओ। आपके पासबुक में आ रहा है कितना सर? 500, हाँ जी। क्या इसका मतलब ये है कि जो मैंने पिछले साल एक चेक प्रेजेंट किया था वो मेरे करेंट ईयर के पासबुक में आ रहा होगा? थिंक अबाउट इट। जो आपके ईयर के स्टार्टिंग में, हाँ जी, 300 रुपीज़ का चेक अनप्रेजेंटेड था, ऑब्वियस सी बात है ना, अब तो उसने करेंट ईयर में प्रेजेंट करा होगा, करेक्ट बात है। अब करेंट ईयर में पैसे कटे होंगे, हाँ, तो क्या इस 500 में ये 300 वाला चेक आ रहा होगा? करेक्ट है, लेकिन ये 300 वाला चेक तो लास्ट ईयर का है, करेंट ईयर का एक्सपेंस तो नहीं है। अगर मुझे रिपेयर का करेंट ईयर का एक्सपेंस निकालना है, सर दिस इज नॉट करेंट ईयर एक्सपेंस, लास्ट ईयर वाले चेक अब मेरे पासबुक में आ रहे हैं, लास्ट ईयर की पेमेंट अब दिखा रहा है वो, हाँ जी, तो खर्चा लास्ट ईयर का था, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये 300 माइनस होगा, करेक्ट। और जो ये 260 का चेक मैंने करेंट ईयर में दिया, क्या बोला मैंने सर? जो ये मैंने 260 का चेक दिया है करेंट ईयर में, करेंट ईयर का खर्चा, हाँ जी, लेकिन अनप्रेजेंटेड है, तो अभी तक तो पासबुक में आ ही नहीं रहा होगा। हाँ, इसको प्लस करेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो आओ फटाफट से इनकम एक्सपेंडिचर में अगर मैं आपको फटाफट से दिखाऊं तो यहाँ लिखा आपने क्या? टू रिपेयर, हाँ, इसका आप एक सेपरेट वर्किंग नोट बना सकते हो, मैं फटाफट से आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। क्या लिखा सर? टोटल पेमेंट आ रही है 500 की, इसमें लास्ट ईयर वाला जो अनप्रेजेंटेड चेक था वो भी आ रहा होगा, तो उसको माइनस कर दिया, और जो करेंट ईयर का अनप्रेजेंटेड है वो करेंट ईयर का एक्सपेंस है, तो उसको प्लस कर दिया, बस इतनी सी बात है। पूरे क्वेश्चन में एक ये वाला पॉइंट है, एक पॉइंट और आएगा, बाकी सब तो आसान है इस क्वेश्चन में। तो ये आपका आ गया 460। अब मेरे पास एक डाउट आता है इससे, मैं तो बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता क्या डाउट आता है। सर ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ये आउटस्टैंडिंग नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये आप कैश बुक के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कर रहे हो ना, हाँ जी। ये जो 300 था आपने अब इसको कैश बुक के ओपनिंग बैलेंस में रिफ्लेक्ट कर दिया ना, हाँ जी, तो आउटस्टैंडिंग कैसे हो गया? आप समझो, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि भाई मैंने पेमेंट ही नहीं करी, मैंने पेमेंट कर दी है। आप बात समझो, मैंने चेक दे दिया था, हाँ, अरे पासबुक में नहीं आ रहा था भैया, इसको आउटस्टैंडिंग नहीं बोलते, दिस इज नॉट आउटस्टैंडिंग, ध्यान रखना इस बात को, नहीं तो डाउट पूछोगे सर आउटस्टैंडिंग नहीं है क्या? नहीं, ये सिंपल एक चेक अनप्रेजेंटेड का इंफॉर्मेशन था, दिस इज नॉट आउटस्टैंडिंग रिपेयर जो मेरे बैलेंस शीट में जाएगा। सर इसका इफेक्ट आपके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पे आना था, जो कि आ गया, बात खत्म। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद मेरी बात सुनेंगे, इसके बाद बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ और क्वेश्चन में क्या है। यस सुनो, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट, हाँ जी सर, मशीन का ये ओपनिंग बैलेंस है, हाँ, और मशीन का ये क्लोजिंग बैलेंस है।
आपको ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे और क्या है सर, एक ये मूविंग मशीन आपने परचेज करी है, हाँ जी परचेज करी है। और कुछ आ रहा है सर? और कुछ नहीं आ रहा। एवरीबडी ऐसा नो, सेल ऑफ इक्विपमेंट। तो यहाँ पे आपने परचेज भी करी है, सेल भी करी है, तो जो भी आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपका डेप्रिसिएशन होगा, ये आपको बात पता है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ, लेकिन सारे पॉइंट समझाने के बाद, ठीक है। तो ये आप अपने आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, क्या मतलब है इसका? सर ये वो इंटरेस्ट है जो पासबुक में भी नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात है। अब मेरी बात समझो, जो इंटरेस्ट पासबुक में नहीं आ रहा वो मैंने कैश बुक में भी रिकॉर्ड नहीं करा होगा। सर कैसे? अरे भैया बीआरएस पढ़कर आए हो, पहले इंटरेस्ट पासबुक में रिकॉर्ड होता है, हाँ जी, फिर कैश बुक में आता है, करेक्ट है। तो ये इंटरेस्ट आपका, इसका मतलब करेंट ईयर का है जो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। सर इसको एक्रूड इंटरेस्ट बोल सकते हैं, हाँ, मतलब 20 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है वो आपकी इनकम है, यस, बाय एक्रूड इंटरेस्ट। अच्छा ठीक है, हाउ मच? 20। और क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा एक्रूड इंटरेस्ट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 20। क्या बात समझ में आ गई? एवरीबडी ऐसा नो, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। सर वो वाला पॉइंट कौन सा है वो बता दो। इसके बाद है, हाँ बेटा यहाँ इसमें पॉइंट है ऑनरेरियम का, वो मैं आपको बताऊंगा। बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग बोनस है। यहाँ पे आपको ग्राउंड्समैन की फीस दिख रही है, हाँ, तो ये 750 रुपीज़ की पेमेंट हुई है और आउटस्टैंडिंग कितना है? 300। इसका मतलब 1050 का आपका एक्सपेंस है। आप 300 रुपये बैलेंस शीट में दिखा दोगे, ये आप अपने आप कर लोगे इतने क्वेश्चन कराने के बाद। मैं फटाफट से आता हूँ जो इस क्वेश्चन में एक और अच्छा पॉइंट है, वो क्या है? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च द ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी आर टू बी इंक्रीज्ड बाय टोटल ऑफ 200। अब मेरी बात सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझाने के बाद भी बच्चे डाउट पूछते हैं, तो मेरी बात सुन लो। बोला क्या गया है कि सर 2022 में ऑनरेरियम आपकी 200 रुपये से बढ़नी है। इसका मतलब होता है जितनी पिछले साल थी उससे 200 रुपये ज़्यादा, करेक्ट है? जितनी लास्ट ईयर थी उससे 200 रुपये ज़्यादा, एग्जैक्टली। अब मेरी बात समझो, आपको यहाँ पे ऑनरेरियम दे रखा है, यस, किसका? 2021 का। कितना है? 400। कितना है सर? 400, हाँ जी 400। तो बेटा इसका मतलब ये है कि करेंट ईयर की 600 होगी। पहले समझो कि करेंट ईयर की ऑनरेरियम आर टू बी इंक्रीज्ड बाय 200, हाँ जी, तो करेंट ईयर की 600 होगी, करेक्ट है। अब मेरी बात समझो, आपने जो पेमेंट करी है वो 2021 की करी है, 2022 की करी ही नहीं है। बात समझ गए? सर जो 2022 की थी कितनी? 600। अभी आपने बोला 600 कि सर 200 रुपये से इंक्रीज करनी है, मतलब अगर लास्ट ईयर की 400 थी तो करेंट ईयर जो ऑनरेरियम आपने पे करना है वो 600 है, यही आपने बोला? हाँ जी यही आपने बोला। तो इसका मतलब करेंट ईयर की 600। क्या करेंट ईयर की आपने पे करी है? नहीं करी है। तो लास्ट ईयर की जो आपकी थी कितनी सी सर? 400, वो आपने पे करी। तो एक तो क्या होगा कि जो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें आएगा आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम। क्यों भैया? लास्ट ईयर की अगर मैं पे कर रहा हूं तो इसका मतलब लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थी, तो आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम, यस सर यस, हाउ मच? 400। और दूसरी बात यह है कि करेंट ईयर का जो एक्सपेंस है, ये आपको पता चल गया कि करेंट ईयर का जो एक्सपेंस है वो 600 है, ऑनरेरियम, हाँ जी सर करेंट ईयर का आपका 600 है, 600 है, और हमने 600 रुपये से 1 रुपये पे नहीं करा, तो पूरा का पूरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो इसमें मुझे कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, बस इतना ही पॉइंट है, ऑनरेरियम 600 रुपये। बात समझ में आ गई? जब आपको क्लियरली बोला है कि भाई आपने लास्ट ईयर की पे करी है 400 और करेंट ईयर की 200 से इंक्रीज करनी है, मतलब करेंट ईयर की 600 है और आपने पे नहीं करी, क्लियर हो गई बात? इसके अलावा बेटा क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है, मजाक नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं है। अब सिंपली आप क्या करोगे? सर एडजस्टमेंट सारी हो चुकी है, आप आराम से जो एक्सपेंस वगैरह है वो इनकम एक्सपेंडिचर में डालते रहोगे। जैसे कि बैंक इंटरेस्ट, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 30 आ रहा है। सर बैंक का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 30। अब मेरी बात सुनो, एक्रूड इंटरेस्ट हमने लिख दिया था कितना? 20, और 30 रुपीज़ का आपको रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल आपका 50 था। सर जैसे हमने यहाँ लिखा 20, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 30 रुपीज़ तो आपको रिसीव हुआ है, तो बाय इंटरेस्ट 30 आपको रिसीव हुआ और 20 आपका एक्रूड है। 20 कितना है? एक्रूड। तो इसका मतलब आपकी टोटल इनकम 50 रुपये की है ना? आराम से हो गया, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डोनेशन हो गया, ठीक है। रिसीट फ्रॉम टीज आपने बेचे, उससे पैसा आपको मिला, कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब आपके इनकम में चला जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ इक्विपमेंट अकाउंट आप बनाओगे, वहां डाल दोगे। ये नेट प्रोसीड्स, पैसा मिला, इनकम में चला गया। डोनेशन, अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, एवरीवन सुन लो। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, बेटा आपको ये डोनेशन मिला है 1000 रुपीज़ का।
₹1000 का डोनेशन मिला, लेकिन टूर्नामेंट के लिए, तो क्या ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा? भूल के भी नहीं जाएगा। सर आपको टूर्नामेंट करवाने के लिए मिला है, तो इसकी होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या होती है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो जो ₹1000 का आपको डोनेशन मिला है, हम एक टूर्नामेंट फंड बनाएंगे अलग से बैलेंस शीट में तो हमने बनाया टूर्नामेंट फंड, एब्सोल्युटली यस। और यहाँ पे दिखाया कि मुझे करेंट ईयर में डोनेशन मिली है, बिल्कुल सही बात है। टूर्नामेंट फंड हमने पढ़ रखा है, डोनेशन मिली है ₹1000, यस। और कुछ नहीं हुआ तो टूर्नामेंट फंड आएगा ₹1000। तो जो स्पेसिफिक डोनेशंस होती है वो बैलेंस शीट में जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है? इसके बाद आपका ग्राउंड्समैन फीस हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। मूविंग मशीन आपने मशीन अकाउंट में डेबिट कर दी। रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर, कॉस्ट एक्सपेंडिचर, फेयर्स एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर, कुछ भी नहीं है। तो जो मेन पॉइंट है मैंने आपको बता दिए, आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि हाँ बैलेंस शीट मैच हो गई है, हाँ जी हो गई है, और कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जैक्टली जो इसमें मेन पॉइंट था, एक तो आपका वही रिपेयर्ड वाला था, एक इसमें ऑनरेरियम वाला था, हाँ बाकी तो और कुछ खास नहीं था। फटाफट से मेरे को बता दो, में क्वेश्चन आया था ये एग्जैक्टली। हाँ जी, एवरीवन मुझे बस इतना बताओ कि जो मैंने आपको पॉइंट समझाया वो क्लियर है। तो 2 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें दिक्कत होती है। एवरीवन क्लियर हो गई ये बात? यस। ओवरड्राफ्ट कैसे हो गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ओवरड्राफ्ट कैसे हो गया। भोलू, अगर 150 रुपीज़ का करंट अकाउंट है और आपको इसमें से हाँ जी 260 का एक्सपेंस माइनस करना है, तो माइनस में नहीं आएगा आंसर। ऑल गुड, शाबाश। तो एग्जैक्टली हमने 2 घंटे में 4 क्वेश्चंस करे हैं। एवरीबडी ये सुनो, ऑनरेरियम का एक ही ट्रीटमेंट होगा बेटा, 2 होंगे ना। एक तो आपने खर्चा रिकॉर्ड किया, यस, और एक आपका आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग भी तो आ गया 600, 2 ट्रीटमेंट होंगे, ठीक है। ऑल राइट ओके एवरीवन, यस हाँ जी, थैंक यू सो मच। आपको करना है कमेंट क्या कि एनपीओ की हो गई बल्ले बल्ले। और मेरे हिसाब से आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करके काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑल राइट एवरीवन, यस मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और अब नेक्स्ट क्लास कैसे होनी है, क्या होनी है, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेना एंड एनपीओ का एक आधा क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। ये 4 क्वेश्चंस तो आपको एग्जाम से पहले करके जाने ही जाने हैं, ठीक है। बाय गाइस, बाय, थैंक यू सो मच।